अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट सिर्फ NTA न्यूज़ TV पर, और मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद, जहां गुफ्तगू से बदलती है ज़िंदगी। सबसे पहले मैं ये एक वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का ज़ियारत में, जहां पर मुतादद पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और शोधा के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और हुकूमत से हम यही कहेंगे कि हमने इंटरनेशनली सतह पर, कहते हैं ना कि बैरूनी सतह पर तो हमने अपने आप को मनवा लिया है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अंदरूनी तौर पर अपने आप को मजबूत करें और हमारे जो भी इशूज़ हैं उसको हम सॉल्व करें, ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। आज का जो हमारा मौजू है वो है सेहत, फिटनेस और मतवाज़िन ग़िज़ा। एक बीमार बादशाह से एक सेहतमंद फ़कीर खुशकिस्मत और खुशहाल होता है। तो हमने आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमने फ़िटनेस पर बात करनी है, हमारी सेहत पर बात करनी है कि देखें जो अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी नेमत है वो सेहत है, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर पैसा कमाने के लिए, शोहरत के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए, और हम एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो जाते हैं जो कि सेहत है। कहते हैं कि सेहत है तो आप समझ लें कि आपके पास दुनिया की हर खुशी मौजूद है, और अगर सेहत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते, खुशकिस्मत नहीं हो सकते, खुश नहीं रह सकते। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसीलिए एक अहम मौजू पर हमने आज का ये टॉपिक रखा है, और आज के जो हमारे मौजूद गेस्ट हैं, मैं चाहूँगा कि मैं आपका उनसे तारुफ़ करा दूं, लेकिन तारुफ़ करवाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें अगर लाइव कॉल करना चाहें और कोई सवाल पूछना चाहें तो आप हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनसे आप सवालात कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर 021-343-1433 पर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ कराते हैं। सबसे पहले मेरे लेफ़्ट पर हैं डॉक्टर मारिया यूसुफ, जो कि PhD साइंटिस्ट हैं, क्लिनिकल जो है न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपको अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। देन मेरे लेफ़्ट पर राइट पर मौजूद हैं हसन ताबिश, जो कि इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग जज हैं और फिटनेस कोच हैं, और तकरीबन कोई अराउंड 15 ईयर्स से आप इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं। और आप जो है मेंस में जो है फ़िज़िक्स में आपने 2023 में मिस्टर यूनिवर्स मेंस में आपने जो है वो भी टाइटल जीता हुआ है। इस पे भी आपको मुबारकबाद दी और अपने शो में खुश आमदीद भी कहते हैं। उसके बाद हमारे आज के जो तीसरे मेहमान हैं अत्तर अब्बास, जो कि मैं कहूँगा कि फ़ख्र पाकिस्तान है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली बैंकॉक में 2026 का जो है गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया है मेंस में। तो आपको बहुत बहुत मुबारक भी और अपने शो में खुश आमदीद भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपने शो का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर मारिया, हम अक्सर जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम पैसा कमाने की दौड़ में और अपनी सेहत को जो है वो सबसे पीछे रख देते हैं, जो कि सबसे एक बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, कि सेहत है तो कहते हैं कि आपके पास हर चीज़ मौजूद है, और सेहत अच्छी नहीं है तो उसका मतलब आपके पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, शोहरत भी है, तो आपकी किसी काम की नहीं। कहते हैं ना, एक बीमार बादशाह से एक फ़कीर की ज़िंदगी जो सेहतमंद होता है उसकी खुशहाल होती है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि सेहत पे आप बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के अंदर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेल्थ का। हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। एक्चुअली जो आपकी वेल्थ है पूरी लाइफ की, आपका जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है, आपका जो सर्वाइवल है, उसमें आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप सारे काम कर सकते हैं, और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप फिज़िकली मूव नहीं कर सकते, रिटार्डेड हैं, या और डिफरेंट इश्यूज़ हैं। तो इस चीज़ को समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये हमें लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं हमें इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना, हमें अर्ली चाइल्डहुड में हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाना है, और जो
पेरेंट्स सिखाते भी हैं, तो बच्चों को ये जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है कि एक हेल्दी लाइफ और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक हेल्दी लाइफ पैटर्न आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी जो भी रेगुलर रूटीन्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब 4 फैक्टर्स जो हैं लाइफ स्टाइल के वो इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। उसमें एक आपका न्यूट्रिशन जो आप कंज्यूम करते हैं अपने डेली रूटीन में। सेकंड ये है कि आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज करें, जिम करें, वॉक करें, व्हाटएवर यू डू, लेकिन कोई भी जो है फिज़िकल एक्टिविटी का करना ज़रूरी है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल ना हो। थर्ड आपका ये है कि आप जो है आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, स्ट्रेस फ्री आपकी लाइफ हो और आपके रिलेशनशिप और जो भी आपके वर्कलोड है उसका एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। और फोर्थ ये है कि आपने जो भी आपकी ओवरऑल वेलबींग है उस पे आपने जो है वो इम्पोर्टेंट फोकस करना है और ये सारी चीज़ों का आपने अचीव करना है। तो और अपना स्लीप पैटर्न भी जो है ना उसके अकॉर्डिंगली करना है कि बिल्कुल 6 to 8 आवर के आपने डीप स्लम्बर स्लीप लेनी है। तो ये 4-5 जो फैक्टर्स हैं ना, इसको अगर आप फोकस करें लाइफ में कि अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, अपना स्ट्रेस वगैरह मैनेज अच्छा करें, स्लीप अच्छा लें और फिजिकल एक्टिविटी करें, तो आपका एक बेटर हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत डिटेल में आपने बताया भी, अभी मज़ीद हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर मारिया। चलते हैं हसन ताबिश की तरफ। हसन, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आप फिटनेस, क्योंकि देखें आपकी बॉडी से लगता है और आप प्राउड फील करते हैं कि जी आपकी सेहत अच्छी है, फिटनेस अच्छी है और फिर मतवाज़िन ग़िज़ा जिसको हम कहते हैं वो भी सही है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये आपको ख्याल कब आया, क्यों आया और क्या फील करते हैं आप? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो शाह साहब, आपने अपने शो में इनवाइट किया। जहाँ तक जर्नी की बात है तो बचपन में ये है कि बहुत ज़्यादा जो रेसलिंग वगैरह हम देखा करते थे टीवी पे, तो उससे एक बॉडी बनाने का शौक़ पैदा हुआ। तो ये कि आफ्टर मैट्रिक मैंने 2015 में जिम ज्वाइन किया। आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता गया तो 2012 आते आते मैंने इसको कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की तरफ मूव किया मैंने। और 2012 में मैंने सबसे पहले एक टाउन का कंपटीशन था वो विन किया जूनियर का। फिर उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से कंपटीशन शुरू होते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, ईस्ट है, जैसे कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मेरा होता था तो उसको मैंने कंपटीशन खेला, वो विन किया। उसके बाद मैंने पाकिस्तान आर्मी से, डिपार्टमेंट से 3 साल पाकिस्तान आर्मी से भी मैंने कम्पीट किया। उसके बाद मैंने मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध 2022 में ये मैंने कंपटीशन विन किया। तो 2023 में मैंने इंटरनेशनल कम्पीट किया और पहले ही इंटरनेशनल कम्पीट में मैंने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और ओवरऑल मेन फिजिक्स में टाइटल विन किया। क्या बात है, माशाल्लाह। तो आप मतलब 2010 से जो है वो 2012 से जो है आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग 2012 से मेरी चल रही है। मोटिवेशन आपको पहले इवेंट से मिल गई? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से फिर आपका जज्बा जो है वो बढ़ता ही चला गया और आज माशाल्लाह आप अपना जिम रन कर रहे हैं नाज़माबाद में और काफ़ी स्टूडेंट हैं आपके पास। और चलते हैं अत्तराबाद की तरफ। अत्तराबाद भी आपके लिए भी प्राउड होंगे क्योंकि आपके स्टूडेंट भी हैं और आपके जिम से ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया और बैंकॉक में आपने माशाल्लाह गोल्ड मेडल हासिल किया मैन फिज़िक्स के अंदर। तो जब आपको अवार्ड मिल रहा था और पाकिस्तान का झंडा जो लहरा रहा था तो क्या फीलिंग थी, थोड़ा सा उस बारे में मुझे बताएंगे आप? सबसे पहले तो हमारे साथ बहुत सारी कंट्रीज़ थी जैसे कि यूएई, कतर, ओमान, थाईलैंड के अपने थे, फिलीपींस के थे। सबसे जो अच्छी चीज़ हमें ये लगी कि कॉम्पिटिटर जो था मेरा इंडियन था। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही थी कि मैंने जिसको डिफीट किया वो इंडिया का था। तो वहाँ पे अपना फ्लैग लहराना वो बहुत प्राउड फीलिंग थी। देखिए मतलब पूरी दुनिया में मतलब आप पार्टिसिपेट करते हैं और ख़ास तौर पे जब आप अपने हरीफ को, ख़ास तौर पे इंडिया को जब आप हराते हैं तो उसकी खुशी का जो लेवल है, मैं कहता हूँ उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इसी तरह हमारे एक लियारी की बच्ची थी आयशा बलोच, उसने भी एशियन गेम्स के अंदर जो है वो किक बॉक्सिंग में जो है वो उसने अवार्ड लिया है, गोल्ड मेडल लिया है और उसने भी भारतीय हरीफ को जो है हराया और गोल्ड मेडल लिया। और वो जाने से पहले हमारे शो में आई थी और हमने उनको बड़ा मतलब मोटिवेट भी किया और उनको हमने दुआएं भी दी और उनको हमने कुछ टिप भी दी कि देखें मतलब जो फेलियर होता है ज़िंदगी के अंदर वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। तो कभी भी आप जो है ना अपनी हार से जो है
मायूस ना हो, बल्कि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रही होती है। तो आप कब से मतलब ये ट्रेनिंग फिटनेस के अंदर मैंने है? जिम स्टार्ट किया था 2018 में। तो तब से मैं वैसे दुबई में होता था, वहीं पर ही मैंने अपने FSC के बाद जिम वगैरह स्टार्ट किया, ट्रेनिंग करता था। कंपटीशन वगैरह मैंने नहीं किया, ये फर्स्ट मेरा कंपटीशन था। ताबिश भाई के पास आया, फिर उन्होंने मोटिवेट किया कि करते हैं कंपटीशन, इंशाल्लाह विन करोगे तुम। तो वही वो इनके दैट्स गुड। मतलब आपने एक अच्छी मतलब कहते हैं ना कि उसकी तैयारी की आपने, जी। और कोई भी चीज़ जो है वो एकदम नहीं हो जाती है, बिल्कुल। उसके लिए आप ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलते हैं। और जब आप एक टारगेट लेके चलते हैं, एक गोल सेट करते हैं, तो उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना बड़ा आप गोल सेट करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने गोल्ड मेडल तो लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि आपने भारतीय हरीफ को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो आप प्राउड ऑफ पाकिस्तान है। मैं कहूँगा कि माशाल्लाह से हमारे यूथ में, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ इनकरेज करने की ज़रूरत है, उनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। जैसे कि आज हमारे इस शो में ये लोग मौजूद हैं, तो यकीनन हमारी जो यूथ है, जो हमें घरों में देख रहे होंगे, यकीनन कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हो रहे होंगे, सीख रहे होंगे कि हेल्थ जो है हमारी ज़िंदगी में कितना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। कहते हैं कि आपके पास दुनिया की सारी चीज़ें और आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो फिर आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। जब आप खुद फिट नहीं होंगे तो आप दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगे। तो अभी मैं पाकिस्तान ट्रिप पे भी गया हुआ था और नेचर के बड़ा करीब होने का मुझे मौका मिला, और जब हमने चीज़ें वहाँ पर देखी तो यकीन जाने ऐसा लगे कि हम आज ही पैदा हुए हैं। यकीन जानिए इतनी मतलब खूबसूरत ज़िंदगी, और इसमें कोई आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने हैं। बल्कि मैं तो पाकिस्तानियों से ये कहूँगा कि जब आप मुल्क से बाहर जाके जाते हैं ना कि जी वैकेशन पे जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जाना है, यूरोप जाना है, जाएँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा अगर पाकिस्तान की खूबसूरती को अगर देख लें करीब से, तो यकीन जानिए कि आप कहेंगे कि जी स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान में है। अपनी ज़िंदगी में आप यूँ कह लें कि जन्नत का नज़ारा कर रहे होते हैं, इतना नेचर के करीब है। और प्लस ख़ास तौर पे मैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बात करूँगा, उनकी जो हॉस्पिटलिटी है, यकीन करें कि इतनी ज़बरदस्त थी कि आई कांट मतलब फॉरगेट इट। वो हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी में एक समझो कि एक अक्स की तरह हमारे पास रहेगा कि हम जब उनसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, मतलब उनके जो भी टूरिस्ट हैं, गाइड हैं, वो बहुत प्रॉपर तरीके से लोगों की जो है वो हेल्प करते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी में एक बार मौका मिले तो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसका ज़रूर विज़िट कीजिएगा। डॉक्टर मारिया, आपकी तरफ चलते हैं। अक्सर आजकल हम फ़िटनेस की तो हम बात कर रहे हैं, सेहत की बात कर रहे हैं, ग़िज़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल आप ये देखेंगे आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि रेडीमेड चीज़ें हमें जो है, आपने घर में बैठे हुए आपने जस्ट एक कॉल की और आपने कहा जी मुझे बिरयानी भिजवा दें, मुझे ज़िंगर भिजवा दें, मुझे पिज़्ज़ा भिजवा दें। तो ये जो जंक फूड है, जैसे कि देसी घी एक ज़माने में लोग खाया करते थे, मक्खन खाया करते थे, उसको तो हम कहते हैं कि जी बहुत नुकसानदेह चीज़ है। और यहाँ पर आजकल हम जंक फूड की तरफ चले गए, तो इसका कितना ज़्यादा रोल है हमारी ज़िंदगी के अंदर, थोड़ा सा बताइएगा कितना नुकसानदेह है वो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। एक्चुअली लोग ये समझते हैं कि वो बाहर से रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके, मैं किसी का ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगी, ऑर्डर कर रहे हैं तो वो बहुत हेल्दी फूड है, और वो आपको नहीं पता उन्होंने कौन सा ऑयल यूज़ किया है। ऑयल बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूट होता है, एक मेजर आपका इंग्रेडिएंट होता है जो आपकी कुकिंग के लिए ज़रूरी है। अगर आपका ऑयल हेल्दी नहीं है तो ये आपके लिए बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है, ख़ास करके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो घर में आप जो यूज़ करते हैं, आप अगर देसी घी यूज़ कर रहे हैं, देसी घी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और जो लोग के माइंड में ये जो है वो डाल दिया गया है कि देसी घी हेल्दी नहीं है, तो ये भी गलत है। देसी घी जो है इनरिच सोर्स है, आपको विटामिन डी मिलता है, गुड फैट्स मिलते हैं आपको। अगर आप देसी घी यूज़ करते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हेल्दी फ़ैट है वो है इस फेस ऑफ द अर्थ पे, वो है ऑलिव ऑयल, और जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप जैतून खाएं और इसका ऑयल इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक रहमतों वाले और बरकतों वाले दरख्त से जो है वो आपको मिलता है। सो प्रॉफिटिक मेडिसिन से भी ये प्रूव है कि जो ऑलिव ऑयल है और ऑलिव्स हैं
ऑलिव्स तो एंटी डिप्रेसेंट हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए इंतहाई अच्छा है, मगर इसका तरीका ये होता है कि आपने उसको ऑलिव ऑयल को कुक नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन है या ग़िज़ाइयत जो है वो लॉस हो जाती है। तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आप एज इट इज़ करें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी फैट है। जंक फूड का जो कल्चर है ना, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो हाई कार्ब है, शुगरेटेड चीज़ और हाई कार्ब और बैड फैट्स। बाहर से आप जो चीज़ें ऑर्डर करते हैं वो मोस्टली उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इनरिच होता है, जिंगर वगैरह सारा कार्ब है। और अगर आप जो है बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं तो वो भी सारा कार्ब है। तो ये अनहेल्दी फूड है। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभी तो आप कर सकते हैं, ओकेजनली इज ओके, तो हो सकता है, लेकिन अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो फिर आप ये देखें कि आजकल छोटे छोटे से यंग टीन एजर जो बच्चे हैं उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो रही हैं, उनको साइलेंट एमआई हो जाता है और उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, डायबिटीज़ इतनी कॉमन हो रही है। तो उसका रीज़न यही है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो पुअर है, हमारा जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो पुअर है, हम जंक फूड खाते हैं, हम हेल्दी फूड्स नहीं खाते। तो ये एक बड़ा डिलेमा है, इसको समझने की ज़रूरत है कि आपने क्या खाना है जो आपके लिए हेल्दी है। जी बिल्कुल, आपने बड़ा डिटेल में हमें बताया। और देखिए मतलब अपने बच्चों को आज से अगर आप ट्रेनिंग शुरू करेंगे ना कि भाई मैंने एक सर्वे किया था शाह साहब, विटामिन डी डेफिशिएंसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चनर बनाया, मैंने स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से मैंने वो फिल करवाया। उसमें उनके ईटिंग हैबिट्स वगैरह मैंने पूछे। छोटे छोटे से बच्चे, मतलब 10 इयर्स और 12 इयर्स की गर्ल्स कह रही मैम हमारे नी जॉइंट में पेन होता है, हम थक जाते हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। तो एक बच्चे ने मुझे ये नहीं कहा कि हम सुबह उठते हैं तो हम बॉयल एग खाते हैं, एक बच्चे ने ये नहीं कहा कि हम एप्पल खाते हैं, एक ने ये नहीं कहा कि हम जो है वो एक ग्लास मिल्क का लेते हैं या हम नट्स खाते हैं। सबका यही था, हम सुबह उठते हैं, हम स्कूल चले जाते हैं, ब्रेक होती है तो हम फ्राइज़ खाते हैं, हम लेस खाते हैं, हम कुरकुरे खाते हैं, हम ड्रिंक्स पीते हैं। तो अब आप बताएं, ये जंक फूड का कल्चर इतना कॉमन है कि ब्रेकफास्ट ही बच्चों का जंक फूड से स्टार्ट हो रहा है, तो नाइट तक वो क्या हेल्दी फूड खाएंगे। और फिर उसी तरह उनकी हेल्थ है, छोटी छोटी सी एज में विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो गई, यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चों के इतने इशू हैं। और बड़ों में तो खैर ये विटामिन की जो डेफिशिएंसी की आप बात बता रहे हैं वो तो आई थिंक 90% लोगों में जो है वो WHO ने 2023 में कहा है कि पाकिस्तान में पहले जो है वो आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती थी, मगर अब विटामिन डी डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है जो कि 90% है और उसको भी सरपास कर रही है। तो अब आप देखें कि हर 10 में से 9 लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, उसमें हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। और उसी वजह से जो है ना आपको जॉइंट पेन वगैरह जो होते हैं बहुत सारे, क्योंकि बहुत बेसिक विटामिन है। जी बिल्कुल, तो वो अगर हम शुरू से चीज़ों को साथ लेके चलेंगे और टेस्ट कराना भी जो ज़रूरी है, हम मज़ीद आपसे बात करेंगे लाइफस्टाइल पर भी। हसन ताबिश, ये बताएं कि आजकल के जो हमारे नौजवान हैं उनको आप एक टाइम मैनेजमेंट में कहता हूँ कि जो हमारे आज के जो नौजवान अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, आप भी देख रहे होंगे रात को जब हम निकलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारी सुबह अब हुई है और रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक हमारे खास तौर पर जो यूथ है वो होटल में बैठकर और वो पराठा और चाय, कैफीन, स्मोकिंग, वेप, इस टाइप की चीज़ें जो है हम देख रहे होते हैं, वहाँ पर एक्टिविटी हो रही होती है। और तो इस पे हमारे नौजवानों को मैं चाहूँगा एक थोड़ी सी एडवाइस आपकी आ जाए, फिर हम आएंगे कि जी किसका वेट कम है, ज़्यादा है, हमने क्या चीज़ें करनी है। तो थोड़ा सा हमारे नौजवानों को सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, अपना शाह साहब, ये लाइफ स्टाइल जो है आपका, तो आपने एक टारगेट पहले सेट करना है कि आपने अपनी लाइफ को ख़राब करना है या सही करना है। जब तक आपका माइंड ये नहीं होगा कि मैंने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, सही से लेके चलना है, जब तक किसी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। माजरत, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो लाइफ स्टाइल जो है, आपने जिस तरह बात की, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं हम देखते हैं माशाल्लाह, हमारे साथ भी एक यंग बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी एक मिसाल है कि इन्होंने भी माशाल्लाह पूरा अपनी जो लाइफ है वो दुबई में गुजारी है। तो ये पाकिस्तान आए, माशाल्लाह दुबई में भी ये फिटनेस पे अपना वर्क कर रहे थे। जब ये पाकिस्तान आए, मेरे पास आए, जब इनकी मैंने बॉडी कंडीशन देखी तो मैंने इनको बोला कि यार आप बॉडी बिल्डिंग के लिए कम्पीट करें, इंशाल्लाह आप गोल्ड मेडल निकालेंगे। तो ये है कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनको यही है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में है फिज़िकल एक्टिविटी इतनी है नहीं, मोस्टली जो है वो क्रिकेट होता है, इसके अलावा किसी स्पोर्ट पे हमारा ध्यान दिया नहीं जाता।
रह दे के एक जो फिज़िकल एक्टिविटी बची है वो माशाल्लाह एक बूस्ट आया है फिटनेस का, और हर गली में हर इलाके में आप देख रहे हैं कि जिम्स माशाल्लाह ओपन हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। तो नौजवानों को यही एक मशवरा है कि पूरा दिन अगर आप काम कर रहे हैं या फिर दोस्तों में बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कम से कम 1 घंटा 24 घंटे में से अपने लिए निकाल लें और एटलीस्ट आप जिम ज्वाइन कर लें। जब आप जिम ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद ही शौक़ पैदा होगा, जो जिम ट्रेनर से मिलेंगे, किसी अच्छे ट्रेनर से मिलेंगे, उससे डाइट प्लान पूछेंगे, अपनी बाकी की जो एक्टिविटी हैं, डेली रूटीन है वो पूछेंगे, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप अपग्रेड करते जाएंगे। तो सबसे पहला मशवरा ये है कि एटलीस्ट आप एक फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में ऐड करें। तो सबसे जो कॉमन है वो मेरे हिसाब से तो जिम है, क्योंकि वो माशाल्लाह अब तो हर इलाके में हर गली में एक नहीं 2-2 3-3 जिम खुल गए, और फ़ीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो फ़ीस भी जिम्स की मुनासिब ही होती है। तो जिम आप लाजमी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह जब जिम ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद ही अपने आप से मोहब्बत होगी, अपनी बॉडी से मोहब्बत होगी, अपनी लाइफ से मोहब्बत होगी, और इंशाल्लाह ग्रेजुअली आप अपग्रेड करते जाएंगे। जी बिल्कुल, हसन ताबिश ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जब आप फिटनेस की तरफ जाते हैं ना, तो आप यकीन जाने कि आपको अपनी ज़िंदगी से जो है ना वो प्यार होने लग जाता है, और आप कहते हैं कि नहीं यार वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको हमें एंजॉय करना चाहिए। और अगर आप हेल्थ से दूर हैं तो आपको ज़िंदगी एक बोझ लगने लग जाती है, और बल्कि आप कहते हैं यार मतलब क्या ज़िंदगी है। शाह साहब एक आपकी बात काटूंगा, हमें एक मिसाल दी जाती है, मतलब थोड़ी ऑड है लेकिन ये समझने वाली बात है कि हम मिसाल ये देते हैं कि जब तक एक बॉडी बिल्डर या फिटनेस जो करता है वो जब तक सेल्फिश नहीं होगा ना, वो जब तक अच्छा बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए आपको सेल्फिश होना ज़रूरी है। सेल्फिश से मुराद ये नहीं कि मैं किसी नेगेटिव वे में लेके जा रहा हूँ, सेल्फिश से मुराद ये कि अपने बारे में सोचना वो शुरू कर देता है, सही है। उसको मतलब दुनिया से ज़्यादा अपनी फ़िक्र हो जाती है कि मैंने कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या लाइफस्टाइल मैंने मैनेज करना है। तो ये एक मिसाल दी जाती है कि आपको सेल्फिश होना पड़ता है। बल्कि आपकी बात को मैं इंडोर्स करूँगा कि जब आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं ना, और फिर आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते कभी भी। एग्जैक्टली ये बहुत एक वैलिड एग्जांपल है। मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो फिर आप किसी के लिए बुरा सोच नहीं सकते कभी भी। कहते हैं ना कि जो सजदे में जाता है तो फिर वो किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। अगर वो नियतन है कि जी मैं इबादत कर रहा हूँ और उस पर अमल कर रहा है, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। साइंटिफिकली भी शाह साहब ये प्रूव है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो हैप्पीनेस के गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, डोपामिन, ये रिलीज होते हैं। जब हैप्पीनेस के हार्मोन रिलीज होते हैं तो ये आपकी बॉडी से अल्टीमेटली नेगेटिविटी को खत्म करते हैं और आपको पॉजिटिव करते हैं, जो कि अगली नेक्स्ट पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अतर मैं ये चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी, अक्सर हमारे यहाँ लोग करते क्या हैं कि शौक में आए, जिम ज्वाइन किया, 4 दिन किया, 15 दिन किया, फिर लंबा गैप लेते हैं, फिर डिसकंटिन्यू होता है, तो फिर उनकी सेहत पे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आपने माशाल्लाह गोल्ड मेडल जीता है, और इसके लिए यकीनन एक कंसिस्टेंसी मैं कहूँगा कि यकीनन आप में होगी। तो क्या मेहनत की, क्या सोचा था कि मैं जाऊँगा, और एक मतलब क्या होप थी आपकी कि वाकई में जीतूंगा, ये क्या मतलब फीलिंग क्या थी उस इवेंट में जाने से पहले की आपकी? मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताएं। जैसे कि ताबिश सर ने कहा कि आपको पहले गोल सेट करना अपना पड़ता, तो मैंने भी अपना गोल सेट किया था। क्या मतलब पॉजिटिव वे में सोचा, नेगेटिव नहीं सोचा कि मैं जा रहा हूँ तो मैं जीतूंगा ज़रूर। पहले ही मैं सोचने लग गया कि मैं हारूंगा तो फिर बंदा वहीं पर भी मेहनत वगैरह कुछ होती नहीं। मैं अपने पॉजिटिव वे में सोचा कि मैं जा रहा हूँ तो मैं जीतूंगा ज़रूर। उसके लिए मेहनत भी बहुत होती है, जैसे रात को जल्दी सोना, फिर सुबह उठना। 2 टाइम मैं ट्रेनिंग करता था। सुबह 6 बजे उठ के पहले बॉयल एग खाते हैं, 6 अंडे हो गए, साथ में कभी अगर कार्ब बंद नहीं होते तो एक ब्रेड खा लेते हैं, अगर कार्ब बंद हो जाए तो वो भी नहीं होगा, 6 बॉयल एग खाएंगे। फिर जिम में ट्रेनिंग करेंगे 2 घंटा, फिर आएंगे, फिर 250 ग्राम चिकन बॉयल, वो भी बॉयल खानी होती है। फिर उसके बाद दोबारा से थोड़ा रेस्ट करके फिर दोबारा जिम जाना होता है। तो ये पूरा दिन जो है ना जिम में ही जाता है। खाना जब कंपटीशन स्टार्ट होता है उससे पहले तो बंदा नॉर्मल करता है अपना 1 घंटा जो भी जिम होता है। जब कंपटीशन में होता है तो फिर 2-2 टाइम जिम करना और खाना पूरा अपने डाइट रूटीन। फिर इसमें फिर हार्मोन्स मतलब मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, तो चिड़चिड़ापन होता है क्योंकि कार्ब बिल्कुल लो हो जाता है, इसलिए ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है।
और ग़िज़ा का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक सेहतमंद ज़िंदगी के साथ फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, और फिर आपने जो है इन चीज़ों का बताया, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हम चलते हैं डॉक्टर मारिया की तरफ। डॉक्टर मारिया, ये आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि मैंने अपने अगर लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। अक्सर आजकल आपने देखा होगा कि लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, शुगर पेशेंट हमारे यहाँ अगर आप रेशो देखें तो पूरी दुनिया में शायद हम लोग टॉप 10 के अंदर फॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, लीवर की प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, स्टमक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ज़्यादा है, स्किन प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो रही। तो ये लाइफस्टाइल अगर हम चेंज कर लें तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करता है कि आपकी हेल्दी लाइफ हो और आपकी ओवरऑल वेलबींग जो है वो इम्प्रूव हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्चुअली पहले एक काउंसलिंग होती है। कोई भी इजीली अपने एक जंक फूड वाले कल्चर और एक पुअर और एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल से आसानी से नहीं निकल सकता। उसको आपने सब्स्टिट्यूट, हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स बताने हैं और उसको एक अच्छे पैटर्न पे लेके आने के लिए पहले आपने उसको काउंसिल करना है कि वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करें, क्योंकि परमानेंट जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये नहीं होता कि आपने 1 महीना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की पैटर्न फॉलो किए, उसके बाद सारा जंक फूड दोबारा से स्टार्ट कर दिया तो वापस आपका वैसे ही जो है वो पुअर हेल्थ हो गई। सो ये आपने एक लाइफ पैटर्न को ओवरऑल जो है ना फॉरएवर के लिए चेंज करना होता है कि आपने लिस्ट बनानी, क्या क्या जंक फूड है उस पर आपने क्रॉस लगाना है और क्या क्या हेल्दी फूड है उस पर आपने टिक लगाना है। सो उसको आपने पैटर्न को फॉलो करना है। जंक फूड में जो है हाई शुगरेटेड, जिसमें शुगर कंटेंट जो सिंपल शुगर्स हैं जैसे कि पैक जूसेस हैं, कोला ड्रिंक्स हैं और बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, डीप फ्राइड मील्स हैं, उनको आपने जो है वो क्रॉस लगाना है। और हाई शुगरेटेड जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक जोन में हैं उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंगली चेक किया जाता है कि हाई शुगरेटेड जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फूड्स का हाई है तो उस पर भी वो क्रॉस लगाएं। और वो चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम क्वांटिटी में हो, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में जाके शुगर रिलीज़ करता है। उसने भी शुगर तो रिलीज़ करनी है मगर वो ग्रेजुअली है तो वो स्पाइक नहीं देगा। सो आपने वो लेना है, लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। प्रोटीन लें, अच्छा प्रोटीन लें और गुड फैट्स लें तो आपकी हेल्दी लाइफ रहती है, आपको कोई इशू नहीं होंगे। ये सारा एक्चुअल हमारे यहाँ जो ये फूड है ना, कल्चर जो ये जंक फूड का है, इसकी मार्केटिंग ऐसे की जाती है कि आप देखें, आप बीच में से एड्स आ जाते हैं, वो उसको इस तरह प्रमोट करते हैं, आपको लगता है ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही कोई लेविश चीज़ है, कोई बहुत इसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू है। हालांकि उसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू पुअर होती है, वो हाई कार्ब बिल्कुल होता है। और अगर उसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू हो तो उसको कंज्यूम करने के बाद आपको सटाइटी फील हो, आपको फुलर इफेक्ट आया, आपको लगे कि हाँ आपका पेट भी भर गया और आपको एनर्जी आए। न्यूट्रिशन जो होती है, जो गुड न्यूट्रिशन होता है, वो आपको एनर्जी देता है, वो आपको फुलर इफेक्ट देता है और वो आपको सटाइटी, सेटिस्फेक्शन देता है और आप उस एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने ओवरऑल वर्क डन के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए। मगर जो जंक फूड है ना, इससे आपको एनर्जी आती है, ना इससे आपको फुलर इफेक्ट, सटाइटी मिलता है, आपकी क्रेविंग ही बढ़ती जाती है। आपने पिज़्ज़ा खा लिया, 2 घंटे बाद आपको फिर क्रेविंग होगी कि आप फिर और खाएं कुछ। आपने ड्रिंक पी ली, 2 घंटे बाद आपको फिर भूख लगेगी। जबकि आप देखें प्रोफेटिक मेडिसिन में आप देखें या पहले के अगर आप टाइम में देखें तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल था वो सिंपल था, वो 2 टाइम खाना खाते थे। तो अब जो है ये 2-2 घंटे बाद जो खाना है ना, ये भी एक डायबिटीज़ को लगाता है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। बार बार का खाना, बार बार इंसुलिन का जो है वो रिलीज़ होना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, जो कि तकरीबन 8 मेटाबॉलिक डिजीज़ का बेस है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। 8 to 10 आवर का गैप देना खाने के बिटवीन बहुत ज़रूरी है। सुबह में अच्छा ब्रेकफास्ट करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, चाहे पराठा भी खाएं आप ऑलिव ऑयल में या देसी घी में, साथ में एग ले लें, ओट्स ले सकते हैं किसी दिन, हाई फाइबर है, और आलमंड्स लें, नट्स लें, ऑरेंज ले सकते हैं। ये चीज़ें आप पेट भर के अच्छा ब्रेकफास्ट कर लें। 8 to 10 आवर का आपने गैप देना है, उसमें आप कुछ भी नहीं खाएं, सिर्फ आप ग्रीन टी या कहवा इस टाइप की चीज़ें या सैलेड, और फिर शाम में अच्छा खाना खाएं। तो सिंपल पैटर्न है, हेल्दी चीज़ें खाएं ताकि आप जो है एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आ जाओ और ये परमानेंट चेंज हो। ये नहीं कि आपने थोड़े दिन ये फॉलो किया उसके बाद वापस जंक फूड के कल्चर की तरफ। वो एक कहावत है ना कि नाश्ता जो है वो आप बादशाहों वाला करें, बिल्कुल, अच्छा और दोपहर का ब्रेकफास्ट खाना जो है वो ज़ीरो वाला,
और रात का खाना फकीरों वाला। अब सर ये हो गया कि दोपहर का खाना ना आप स्किप कर दें, रात में ले लें आप, और सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा करें। दोपहर के खाने की जगह आपने 8 to 10 आवर ना गैप देना है। ये तकरीबन ये एक फास्टिंग का भी एक हाफ फास्टिंग का पैटर्न है। इंटरमीडिएट तो हर कोई नहीं कर सकता बहुत रेगुलर, लेकिन ये है कि इससे भी आपके ना ये मेटाबॉलिक डिजीजेज जो डायबिटीज़ हैं, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, ये कंट्रोल हो जाती हैं और आप हेल्दी रहते हैं। बात करेंगे कि जो हमारा डिनर टाइम है ना वो क्या होना चाहिए, वो हम आपसे बाद में इस पर सवाल करेंगे। ताबिश, अक्सर हम आजकल खुद जो है ना वो गूगल, एआई या जेमिनी, जो आजकल एआई का दौर है, तो हम अपने तौर से ही जो है ना वो गूगल से ही उस्ताद बन जाते हैं और उस चीज़ को फॉलो करना। देखें, हेल्प की हद तक तो वो एप्लीकेशन किसी हद तक सही है कि आप उसको जो प्रॉम्प्ट देते हैं वो आपको उसका रिजल्ट देता है। लेकिन अब रिसेंटली जो है वो एक अपडेट उसमें भी आ गई है कि जब आप हेल्थ के बारे में पूछेंगे तो वो आपको कहेगा कि हम आपको सिर्फ एक अवेयरनेस दे रहे हैं, बट यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर कंसल्टेंट। बिल्कुल। तो ये अब क्योंकि उस पर काफ़ी इशू है, कुछ 1-2 लोगों की अमवात भी ऐसे हो गई थी कि उसने कहा जी मैं कौन सी मेडिसिन लेनी, क्या लेनी, तो वहाँ से उसको पता चले जी फला मेडिसिन। अब उसको हिस्ट्री तो नहीं पता ना आपकी कि आपके साथ क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, जेनेटिक क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अब मैं ही चाहूँगा कि लोग जो गूगल से हेल्प की हद तक तो सही है, लेकिन वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर खुद मतलब ट्रेनर बन जाना, खुद जो है वहाँ से अपनी चीज़ों को शुरू कर लेना, उस पर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हमारे शाह साहब जो लोग ये मतलब YouTube से देख के या फिर ये जो AI मॉडल जो यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन लोगों से ये सवाल है कि आपको आपकी हिस्ट्री पता है जो आप उससे सवाल कर रहे हैं। लेकिन बॉडी की 3 टाइप है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। सही है, ये बॉडी की टाइप उनको नहीं पता कि आप हैं किस टाइप में। सही है, फिर उसके बाद उसकी भी मतलब किस में है कि एक्टो एंडो में कोई आ जाता है, कोई एंडो मेसो में आ जाता है, कोई एक्टोमॉर्फ में होता है। तो उनको सबसे पहले तो अपनी बॉडी की टाइप नहीं पता, फिर उसके बाद उनको टारगेट नहीं पता कि मैंने टारगेट कितना अचीव करना है, क्योंकि जज्बात में आके उन्होंने बोलना है कि मैंने 1 महीने में 30 किलो कम करना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सही है, तो ग्रेजुअली आपने कम करना है, जो कि आपको एक अच्छा ट्रेनर ही बता सकता है। कोई इशू नहीं है, आपने अगर यूज़ करते हैं, AI यूज़ करते हैं या फिर YouTube से आप वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके पहले आपको आपकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। हिस्ट्री के साथ देखें एज होती है, बिल्कुल। आप उसको ये नहीं बता रहे कि आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है, BMI नहीं बता क्या रहे प्रॉब्लम आपके साथ रही है, ऑलरेडी आपको क्या डिजीजेज हैं जी। तो वो तो जब तक आप पूरी डिटेल उसको नहीं बताएंगे तो वो भी आपको एग्जैक्ट आंसर देगा नहीं। तो डिटेल जो है वो एक ट्रेनर ही अच्छा जानता है। जब आप एक ट्रेनर के पास जाएंगे, खासकर एलर्जीज का, शाह साहब एलर्जीज का बताना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी होती है, वो नहीं बताते और फिर वो कंज्यूम करते हैं तो एकदम से उनकी बॉडी के अंदर ना बिल्कुल ये भी है। बिल्कुल। तो अब जैसे एलर्जी की बात की डॉक्टर साहिबा ने, तो अब हम डाइट प्लान के ऊपर जैसे आते हैं कि मुख्तलिफ जो ट्रेनर को भी मैं इसमें बोलना चाहूँगा जो थोड़े बहुत अनएजुकेटेड है। अक्सर जिम में आप देखते होंगे कि आप जाते हैं, डाइट प्लान का बोला तो एक पेपर उठाया और उठा के आपको पेपर दे दिया कि भाई ये डाइट प्लान फॉलो कर लें, वेट लॉस के लिए ये डाइट प्लान फॉलो कर लें, वेट गेन के लिए ये डाइट प्लान फॉलो कर लें। तो इसके लिए भी आपको पूरी हिस्ट्री आपकी पता होनी चाहिए, ट्रेनर को आपकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो ये नहीं है कि आपने जिम ज्वाइन करना है या फिर किसी ट्रेनर से ही करना है, किसी अच्छे एजुकेटेड ट्रेनर के पास जाना है जिसको नॉलेज हो, बॉडी टाइप की नॉलेज हो और उसके अलावा उसको न्यूट्रिशन की नॉलेज हो, जिसके हिसाब से वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान, प्रॉपर डाइट प्लान प्रोवाइड कर सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वो होता है ना कि नीम हकीम वबाले जान हो जाता है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आप एक प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाएं, ट्रेनर के पास जाएं, ताकि आपको वो एक प्रॉपर गाइडलाइन दे सके। अक्सर होता ही है कि हम आपसे मैं दोबारा एक सवाल भी करना चाहूँगा, पहले चलते हैं अतर की तरफ। आपसे सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि ये जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं और ग़िज़ा जो है, वो दोनों में जो है हमें क्या मतलब डिफरेंस होना चाहिए। तो अतर क्या आजकल आप कर क्या रहे हैं और फ्यूचर प्लान क्या है आपका, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि वो भी हमारे। आजकल मेरे अपने दुबई में बिजनेस हैं, जैसे मेरा मोबाइल शॉप है और सलून है, तो वहाँ पे और मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह भी करता हूँ माशाल्लाह। अभी आगे का ये प्लान है हमारा भी, नेपाल में सितंबर में कंपटीशन आ रहा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो अभी उसकी तैयारियों में अभी तो चीट मील चल रहे थे कि इतने दिनों से डाइट पे थे, तो अभी सब खा रहे हैं। अब 1-2 दिन में अभी डाइट स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी नेक्स्ट चैम्पियनशिप की तैयारी करनी है इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट, विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप मतलब अभी से तैयारी आपने कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि आप कोई भी टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, तो उसके लिए आपको
वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा गोल होता है उतनी बड़ी मेहनत होती है आपको। तो आप जितना बड़ा ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब के लिए आपको इतनी ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और आजकल हमारे नौजवानों में होता ही है कि वो मतलब सोचते ज़्यादा है और उनका जो फिजिकली एक्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो हमेशा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सोचने से ज़्यादा प्रैक्टिकली जो है उस पर हमने जो है वो अमल करना चाहिए। और जो भी टारगेट, मैं तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में कहता हूँ कि आप जो भी टारगेट सेट करते हैं उसके लिए आपने एफ़र्ट ज़रूर लगानी होती है। अक्सर हम मतलब सोचते हैं कि हमने ये करना वो करना है, ख्याल तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसके लिए हम फिज़िकली जो है ना उतनी मेहनत नहीं करते जिसकी वजह से उनको वो जो चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं उनको मिल नहीं रही होती। और फिर होता क्या है कि हम अपनी किस्मत को जो है ना वो मतलब कोस रहे होते हैं कि जी हमारी किस्मत ख़राब है। किस्मत कभी ख़राब नहीं होती है। किस्मत आप अपनी खुद बनाते हैं मेहनत से, लगन से, एफ़र्ट से। और आज के दौर में मैं ये कहूँगा कि जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आज का जो नॉलेज है, जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। आज के दौर की मैं नौजवानों को कहता हूँ कि जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, ई-कॉमर्स का दौर है। और आप देख रहे होंगे पहले जिम का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ इतना नहीं था, फिटनेस का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, लेकिन जो लोग मतलब एक टारगेट सेट करते हैं वो जिम जाते हैं और जो सेट नहीं करते हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। और टाइम बड़ा कीमती होता है। तो डॉक्टर साहब जैसे मैंने आपको पहले कहा था तो उस पर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि रात का जो खाना है, मैंने तो एक रिसर्च बेस्ड चीज़ देख रहा था कि जो कैंसर के भी मरीज़ होते हैं ना, अगर वो मगरिब के बाद खाना खाना छोड़ दें तो उनके सेल जो है वो रीडेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और नॉर्मली ये है कि हम खाना ही रात को 12 बजे खा रहे होते हैं और फिर खाना खाने के हार्डली आधा घंटा घंटे में हम जो है वो बेड पे चले जाते हैं। तो फिर वो एक कॉज हो सकती है ना कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर इश्यूज, सारी चीज़ें। जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए खाना खाने के बिटवीन जो डिनर का टाइम है ना, एक्चुअली 8 बजे तक 9 बजे तक हो जाना चाहिए। बहुत है तो 10 बजे तक हो जाए, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सुई गैस की लोड शेडिंग भी होती है, फिर वो उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना होता है। और एकदम से आप 10 बजे तक सुई गैस चली जाती है, उसके बाद फिर आप कुकिंग कंप्लीट की होती है तो फ़ौरन से आप डिनर करने का मूड भी नहीं होता, वो टाइम 10:30-11 तक हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपने मुझसे पूछा था कि डिनर के बिटवीन और उसमें कितना, यहाँ में लेंगे छोटा सा ब्रेक और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल। नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आते हैं ब्रेक के बाद और फिर गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। और आज का हमारा एक अहम टॉपिक है सेहत, फिटनेस और मतवाज़िन ग़िज़ा, जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर मारिया की तरफ, जहां से हमने आपको ब्रेक किया था कि जो हम डिनर जो है वो बहुत लेट आवर लेते हैं और हेवी डिनर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वहाँ से फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो डिजीज़ हैं, बीमारियाँ हैं, वो शुरू होती हैं। तो कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है शाह साहब। देखिए डिनर का टाइम, मैंने आपको कहा कि हमारे जो एक सोसाइटी में एक मतलब रैशनल फैक्ट्स भी तो है ना कि सुई गैस की लोड शेडिंग, अगर हम शादी ब्याह में जाते हैं जो भी तो वहाँ पे भी 11-12 बजे का ट्रेंड है। जी लेट डिनर के आवर्स हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि डिनर में अगर बहुत ज़्यादा हैवी मील है, बहुत लेविश चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ओवर ना कंज्यूम करें। कम कम चीज़ें आप लें। इवन अगर आप बुफे में भी गए हुए तो थोड़ा थोड़ा सा लें और कुछ हिस्सा जो है वो खाली आप रहने दें, और ताकि आपको जो है वो इंडाइजेशन ना हो। और डिनर करने के बाद ना कोशिश करें कि ग्रीन टी आधे घंटे बाद ज़रूर पी लें, क्योंकि वो डाइजेशन को प्रमोट करता है, या
कोई कहवा जैसे डाइजेस्टिव टी होती है जिसमें फेनल सीड, सौंफ और लेमन का जूस डाल के उसको आप बना सकते हैं। तो वो ये है कि आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है और आपको इंडाइजेशन से प्रोटेक्ट करेगा। और आपको जैसे कि हार्टबर्न की फीलिंग आती है खाना खाने के बाद के सीने पे जलन है या एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो वो आप उससे प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि नॉर्मली मतलब एडवाइस ये होती है कि अब जब भी आप डिनर करें तो 10 से 15-20 मिनट आप ग्रेजुअली वॉक करें ताकि वो आपको डाइजेस्ट हो जाए। तो अक्सर हम क्या करते हैं, खाना खाकर बैठे ही होते हैं, तो वो भी एक बड़ा इशू है। जी बिल्कुल, अब साइंस और रिसर्च भी ये चीज़ प्रूव कर रही है, ख़ास करके वो लोग जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं, प्री डायबिटिक, डायबिटिक और डिफरेंट अदर मेटाबॉलिक डिजीज़ का शिकार हैं, तो वो खाने से पहले और खाना खाने के बाद जो है ना वो स्ट्रेचेस वाली एक्सरसाइजेस खास करके ज़रूर कर लें। तो उससे उनका जो PPG पोस्ट पैंड्रियल ग्लूकोज एकदम जो राइस होता है वो कंट्रोल हो जाएगा और स्पाइक नहीं आएंगी और ग्रेजुअली जो है ना वो उनके ब्लड में शुगर रिलीज़ होगी और उनको स्पाइक नहीं आएगी। तो वो बहुत हेल्दी है, आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हम चलते ताबिश, जिम फिटनेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी फेडरेशन यहाँ पर काम कर रही हैं और पार्टिसिपेट्स करते हैं वो लोग, और बहुत कम ऐसी फेडरेशन है मैं देखता हूँ कि वो शायद मतलब इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल्स लेकर आ रहे होते हैं। तो आप कौन सी फेडरेशन के साथ हैं और क्या टिप देना चाहेंगे कि कौन सी फेडरेशन जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करें, वो मेडल लेकर आएँ ताकि एक मोटिवेशन आए आपके शाह अंदर? साहब, हमारे बारे में ये बदनाम हो चुका है कि हम जाते हैं तो बोरे भर के मेडल लाते हैं। हम पाकिस्तान ग्लोबल पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल फेडरेशन के अंडर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में चारों सूबों में हमारे मेंबर मौजूद हैं जो सूबाई सतह पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हर सूबे के अंदर जो सिटी है उसके अंदर हमारी फेडरेशन वर्क कर रही है, कराची, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में। तो पाकिस्तान ग्लोबल पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल तकरीबन 2023 से ये फेडरेशन हमारी काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम टीम लेके जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हर साल हमारे जो ग्रुप में बढ़ते जा रहे हैं पार्टिसिपेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह मेडल की तादाद भी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर मामले में। जैसे मैं एज अ टीम मैनेजर टीम के साथ मौजूद होता हूँ। हमारे जो सीनियर हैं रमीज़ इब्राहिम ख़ान, जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, माशाल्लाह वो भी वर्ल्ड चैम्पियन है, वो टीम के साथ होते हैं। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिस्टर यूनिवर्स जीत चुका हूँ, मैं टीम के साथ हूँ। तो हमने पहले इस फेडरेशन में कम्पीट किया है, खेला है, देखा है, समझा है कि फेडरेशन वर्क किस तरीके से करती है, तो ही हम लड़कों को उस तरीके से लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अतर की बात करें, अब इन्होंने मेन फिजिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, सही। अब ये मेरे स्टूडेंट हैं, वो बात अलग है। अगर ये मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं तो और भी मेरे दूसरे लड़के थे, दूसरे शहरों के थे हमारी टीम के, तो हमने सबको एक टारगेट दिया हुआ था। हमें पता था कि कौन लड़का किस क्लास में मेडल निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर अतर की बात करें, हो सकता है मैं इनको बॉडी बिल्डिंग की किसी क्लास में खड़ा कर देता, मेडल नहीं आता। मैंने इनको बोला आपने मेन फिजिक में कम्पीट करना है, आपकी जो बॉडी है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल जजिंग भी करता हूँ। रमीज़ इब्राहिम जो मेरे साथ होते हैं वो तो कंपटीशन के हेड जज थे, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। तो हम टीम के लड़कों को एक टारगेट दे देते हैं। यही एक वजह है कि जो लोग हमें बदनाम करते हैं कि मेडल का बोरा भर के ले आते हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक को समझना ज़रूरी है कि हम लड़के को पहले ही बता देते हैं कि आपका इसमें चांस है। किसी का जूनियर में चांस होता है, लड़के को शौक़ होता है सीनियर खेलने का, सही है, नहीं मैंने जूनियर का नाम नहीं लगाना, मैंने सीनियर का नाम लगाना है, बड़ा नाम लगाना है। लेकिन हमें पता है कि वो सीनियर में मेडल नहीं आ सकता, मेडल आ जाएगा तो गोल्ड मेडल नहीं आ सकता, तो उसको जूनियर में खड़ा किया, मेन फिजिक में तो मेन फिजिक में खड़ा किया, जीन्स में तो जीन्स में खड़ा किया। तो अलग अलग कैटेगरी हैं बॉडी बिल्डिंग की, तो हर कैटेगरी में हम लड़के को उसके हिसाब से खड़ा करते हैं, क्योंकि जजिंग हम करते हैं तो हमें पता है कि बैक स्टेज भी कि लड़के के अंदर जो क्वालिटी है वो किसके अंदर मेडल निकाल सकता है। बिल्कुल, यही आपने एक वजह सही है। कहा तो कि- अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 11 एथलीट गए थे और 12 में गोल्ड मेडल हमारे पास आए, क्या बात है। क्योंकि कुछ लड़कों ने सिल्वर मेडल भी हासिल किए हैं, कुछ ने 2 गोल्ड भी हासिल किए। तो माशाल्लाह हमारी मजबूरी जो है 11 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और ओवरऑल हमारे 4 प्रो कार्ड भी थे इस कॉम्पिटिशन में। दैट्स गुड। और मैं तो खैर अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि हमारी यूथ को मैं समझता हूँ आज के दौर में मोटिवेट करना
हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे हम लाइव शो करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि मॉर्निंग शो के अंदर लेफ़्ट राइट की लोग बात कर रहे होते हैं, ब्रांड्स की बात कर रहे होते हैं, और यूथ को मोटिवेट करना, क्योंकि देखिए हमारी जो पॉपुलेशन का जो रेशो है, मैक्सिमम जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है, 70% और उसको हमें जो है यूटिलाइज करना जो है, उनके पोटेंशियल और को मैं यूज कहता हूँ कि करना। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा सकता है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा अपने शो में शाह साहब ये भी एक गिफ्ट है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह आपने बताया कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ गए हुए थे तो वहाँ की माशाल्लाह जो खूबसूरती देखी, ये गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए। जिस तरह हमारे पास चारों मौसम है, ये भी एक गिफ्ट है। तो पाकिस्तान के ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि हमारी यूथ जो है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 70% है। दूसरे मतलब कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये पूरी भी एक दुनिया अल्लाह में का मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान वो एक वाहिद मतलब मुल्क। वाहिद मुल्क है जो मोर देन 60-65% जो है ऑन द रिकॉर्ड, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अराउंड इतनी है, ऑन द रिकॉर्ड है इतना। तो एक चीज़ और भी है कि देखें गवर्नमेंट को भी चाहिए, मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि देखें लोगों को फैसिलिटेट करें, उनको प्लेटफॉर्म दें। हेल्दी स्पोर्ट्स पे हम बहुत काम कर सकते हैं, और टूरिज़्म पे जैसे मैंने वहाँ गया नॉर्दर्न एरियाज़ में देखा मैंने, तो 4-5 चीज़ें मुझे जो एक लैक है, जो हम समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव कर ले तो लोकली और इंटरनेशनली टूरिज़्म पे हम बहुत ज़्यादा जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा इशू था कि 2 घंटे लाइट होती है, 6 घंटे लाइट नहीं होती है, वो जनरेटर्स चला रहे होते हैं, तो वो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर एक एम्बैरेसमेंट होती है ना कि भाई लाइट जा रही है, आ रही है। अब जब हम वहाँ थे स्कर्दू में, तो वहाँ पर यूएसए से भी लोग मुझे मिले, और उन्होंने कहा जी हम स्विट्ज़रलैंड छोड़कर और यूएसए छोड़कर पाकिस्तान घूमने आए हैं। तो एक बहुत बड़े ऑनर की बात है हमारे लिए। तो लेकिन हम उनको उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए। दूसरा वहाँ का जो सबसे बड़ा इशू था, मैंने लोगों से बात की, वहाँ पर मोबाइल जो कनेक्टिविटी है वो सिग्नल्स नहीं आते वहाँ पर। एक सिम चल रही होती है एसकॉम की, इसको वो भी कहीं सिग्नल आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे हैं। तो हमें चाहिए गवर्नमेंट को कि ये कनेक्टिविटी देखें। अब मैंने वहाँ पर अपने जना इतने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, अब मैं अपलोड कर रहा हूँ कि जी दुनिया देखे कि पाकिस्तान जो है वो एक जन्नत का टुकड़ा यहाँ पर भी है, लेकिन हम उनको दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रोड्स टूटे फूटे हुए हैं। अब अपर कचूरा गए हम लोग वहाँ पर, आप यकीन करें कि वहाँ की जो स्टेप्स हैं ना, एक आम बच्चा भी जो है वो ना चढ़ सकता है ना उतर सकता है। तो वहाँ पर मतलब रास्ता दें, बनाएं, रोड्स बनाएं। अब वहाँ पर जो बोट्स चल रही हैं वो भी इतना पोल्यूशन, वहाँ पर देखें वहाँ पर ग्रीनरी जो है ना ख़त्म होती जा रही है। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इस पे एनवायरनमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इशू आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ ग्रेजुअली हम इस पर भी बात करते चलें। जो जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको अगर हम इम्प्रूव कर लें तो हम कहते हैं ना टूरिज़्म पे भी हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स, इस पर कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होना है, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे आज का हमारा नौजवान हम कहते हैं कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो मैं अतर की तरफ चलूँगा। अतर, आजकल हमारे जो नौजवानों में क्या फैशन है कि वैब, सिगरेट या और बहुत सारे किस्म के जो भी लोग जो है नारकोटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा बताएंगे कि मतलब क्या हम इस पर इम्प्रूव कर सकते हैं। माशाल्लाह आपकी हेल्थ देख के तो मुझे बड़ी अच्छा लग रहा, खुशी हो रही है कि मेरी भी बॉडी आपकी तरह हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएगी मेहनत कर। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। जी जी, आजकल ये जो हमारे नौजवान हैं, आजकल सिगरेट और वेब तो ये बहुत पीछे रह चुका है, बहुत इससे आगे हमारे नौजवान बढ़ चुके जी, हैं। ऐसा ही बिल्कुल। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि ये जो सब चीज़ें हैं, जो आप इसमें पैसा खर्च करते हैं, कि किसी को जैसे मैं मेरे अपने दोस्तों को बोलूँगा जिम ज्वाइन कर लो, ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें खा लो, जो पैसा वो उसमें अपने नशों में खर्च करते हैं, यही पैसा आप अच्छी चीज़ों में खर्च कर लें। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आप दिखोगे भी सही, कहीं जाओगे लगेगा कोई आया है, कुछ आप वेयर भी करोगे तो पता लगता है कुछ वेयर किया। वरना जो नौजवान है जो नशे करके वो बस सूखते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो मैं इनको ये समझाना चाहूँगा कि जो भी नशे हैं ये सब छोड़ के बंदा अपनी हेल्थ पे काम करे। जो पैसा वहाँ पे खर्च कर रहे हैं वो या अपने अच्छे खाने पीने में खर्च कर लें। ये चीज़ें छोड़ना कोई मुश्किल तो है नहीं, अगर आपने शुरू किया आप ख़त्म भी कर सकते हो, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि हम छोड़ नहीं सकते, ये सब नहीं कर सकते, तो आराम से छोड़ सकते हैं अगर आप अपने आप पे फोकस करोगे। किसी फिलोसफर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपका जो मुश्किल तरीन काम है ना,
वो आपकी आदत को बदलना है। एटॉमिक हैबिट जिसको हम कहते हैं, एक बुक भी है इसके ऊपर। तो अगर आप तहिया कर लें और ये फैसला कर लें कि जी मैंने आज से ये काम नहीं करना है, तो फिर शायद आप छोड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप डिसीजन मेकर नहीं है और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो शायद फिर आप ये काम ना कर सके। और लोग क्या प्राउड फील करते हैं, हालांकि मैं तो कहता हूँ आप जैसी बॉडी हो और फिर आप कुछ भी पहन लें तो आप कहेंगे यार मैं तो मतलब दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान हूँ। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप महंगा तरीन ब्रांड पहन लें तो आपको आई डोंट थिंक कि आपको इतना अच्छा लगेगा। क्या कहेंगे इस पर? सिगरेट पीना आजकल यही है, मतलब जलाना सबके सामने, प्राउड फील करते हैं आजकल के जो लड़के हैं। बट अंदर से तो आप मतलब कहीं ना कहीं वीक हैं। अंदर से तो वीक है, सबको ही पता है वीक है, लेकिन वो अपने आप की खुशी के लिए बस कुछ दिखाने के लिए पी रहे हैं, तो ये प्राउड फील कर रहे हैं, ये उनके लिए। लेकिन दूसरे जो देख रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो नहीं इसको अच्छा समझेंगे। जब सिगरेट पीना या कुछ भी नशे जो आजकल बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और ख़ासतौर पर हम देखें कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तक ये चीज़ें पहुंच गई हैं। आई डोंट नो कि आप पढ़ रहे हैं, एक मतलब आपकी फील्ड एजुकेशन है और आप कर क्या रहे हैं, तो मतलब अवेयरनेस की कमी है मेरे ख्याल जी, से। अवेयरनेस की कमी है। और घर से भी कुछ है कि ऐसे ही छोड़ा हुआ, अपने कुछ नज़रें रखें या उनको समझाएं, नहीं कि पी रहा तो पीने दें, ऐसे तो नहीं होगा ना, रोकना पड़ेगा उनको, कुछ ना कुछ तो करना अच्छा, पड़ेगा। रोकने का भी एक तरीका होता है डॉक्टर साहब। मतलब आप बच्चों को मतलब प्यार से मोहब्बत से उनको समझाएंगे बेटा ये चीज़ आपके लिए, क्योंकि आजकल हमारे पेरेंट्स भी या टीचर्स की भी हम बात करें तो वो डांट डपट से जो है, मैं ये समझता हूँ कि डंडे के जोर पे कोई भी चीज़ तब्दील नहीं कराई जा सकती। इस पे मैं चाहूँगा थोड़ा जी सा। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि आप डंडे के जोर पे तो आप नहीं, खास करके बच्चों की आप हैबिट्स नहीं चेंज कर सकते। और जहाँ तक नारकोटिक्स के इस्तेमाल का की वजह है, नारकोटिक्स, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ, तो नारकोटिक्स में जो मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, जो कोडीन है, जो मॉर्फिन है, जो ओपियम है, ये इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें यूज़। तो ये इनकी एक अल्केलॉइड क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, तो उनकी नेचुरली ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एडिक्शन कॉज करते हैं। जब तक आपने उसको पहली दफ़ा हाथ नहीं लगाया उस वक्त तक आपके कंट्रोल में है। जब आपने उसको पहली दफ़ा हाथ लगा लिया, यानी कि आपने उसको कंज्यूम कर लिया, फिर अब आप उसके कंट्रोल में हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एडिक्शन देगा। अगर आपने आज कोई नार्कोटिक्स कंज्यूम किया है तो वेरी नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद आपकी ब्लड में वो जा चुका है, तो ब्लड आपको कहेगा लेकर आओ तो आप उसके कंट्रोल में चले गए, तो अब आप फिर आपका कसूर नहीं है, आपका उस वक्त तक जो है कंट्रोल्ड है जब तक आपने उसको कंज्यूम नहीं किया। तो ऐसा जो हमारे नौजवान कर रहे हैं ये नारकोटिक्स का इस्तेमाल, इसकी 2-3 बहुत बड़ी मुझे फैक्टर्स नज़र आते हैं। ज़मीरा फ़ाकी साहब एक लाहौर के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर मेरा एक पूरी टॉक भी ली थी। तो मैंने उनको यही कहा था कि सर एक तो कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, टीचर्स और बच्चों के दरमियान। वो उनसे इतना हार्शली और इतना हार्ड बिहेव करते हैं, बच्चों के दोस्त नहीं बनते कि उनके फ्रेंडली उनका सारे डे का रूटीन पूछें, किससे मिले, कौन दोस्त हैं आपके, उनके दोस्तों को भी जानें, बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ को देखें। वो जो मोबाइल में देख रहे हैं वो भी पेरेंट्स को पता होना चाहिए, जो जो चीज़ें। फिर बच्चों को स्ट्रेस है, स्टडी स्ट्रेस तो है ही, लेकिन आजकल के बच्चों के कुछ अफेयर्स भी होते हैं, अफेयर्स फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर वो नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी एक तो एडिक्शन तो है, दूसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये रिलैक्स करते हैं। जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, आप टेंशन भूल जाते हैं, तो उसमें उनको सुरूर आने लगता है। वो कहते हैं ये तो हमें जन्नत में ले गया, ये तो एक ज़िंदगी आसान हो गई, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी में पॉइजन जा रहा है। वो तो टेम्परेरी आप कह रहे हैं ना कि आपको रिलैक्स तो मिल रहा है जी। लेकिन वही रिलीफ उनको जो है ना, वो जो एक एडिक्शन कॉज हो रही है, तो उसमें वो फिर उससे निकलना मुश्किल है। अब ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों से फ्रेंडली जो है वो अपने रिलेशनशिप रखें और उनकी एक्टिविटीज़ पर फोकस करें और नॉलेज में रखें उनकी सारी एक्टिविटीज़ को, उनसे सारा बातें करें और फ्रेंडली रिलेशन रखें। बच्चों को अगर आप डांटेंगे वो और वही काम करेंगे। अगर आप उनको स्टॉप करेंगे, नारकोटिक्स ना लो, सिगरेट ना लो या ड्रिंक ना लो, आइस ना लो, वो और जाकर वो करेंगे। अब ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव भी हैं, तो फिर उसके लिए थोड़ी थोड़ी कोई रोबरी भी स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ें भी गायब कर देते हैं, फिर इस तरह ये बढ़ता जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि काउंसलिंग की जाए,
प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, टीचर्स बच्चों को बाकायदा लेक्चर हों, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चर होने की ज़रूरत है, कॉलेजेस में भी और स्कूल्स में भी जो है ना अवेयरनेस के लेक्चर हों कि बच्चे ये नारकोटिक्स का इस्तेमाल ना करें और उनको उसके सब्स्टिट्यूट बताए जाएं, क्योंकि ये क्रेविंग्स होती हैं, ये फिर आपके एडिक्शंस हैं, उनको सब्स्टिट्यूट ऐसे हेल्दी सब्स्टिट्यूट, जैसे कि अगर किसी को बहुत च्युइंग करने का कुछ शौक है तो वो सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ खोपरा खा सकते हैं, वो आपकी एक फ्रेग्रेंस भी, एक माउथ जी, फ्रेशनर बिल्कुल। भी है, डाइजेशन को भी हेल्प करेगा और आपको जो क्रेविंग होती है कि कुछ ना कुछ आपके मुंह में रहे, तो वो गुटखा उसका तो सब्स्टिट्यूट बहुत बेहतरीन है, सौंफ और खोपरा आप खाएं। लेकिन ये सब बताना उनको ज़रूरी है और उनको उस नशे की दलदल में जाने ना दें। पेरेंट्स उनके साथ एक डॉक्टर वाला भी रोल करें, एक पेरेंट वाला भी रोल करें और एक दोस्त वाला भी रोल करें। दोस्त वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनको डांटें नहीं, उनकी गलत बात भी सुने, हिम्मत रखें, उनकी गलत बात भी सुने, तभी बच्चे जो है ना वो उनसे सब कुछ सच बताएं, क्योंकि इवेंचुअली उन्हीं के ही बच्चे हैं तो उन्होंने ही उनका दोस्त बन के सब कुछ उनको हेल्प करना है। अदरवाइज़ फिर आप देखें कितना ज़्यादा ये कल्चर बढ़ रहा है और इसको इसी तरह से हम स्टॉप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बड़ा डिटेल में बताया और देखिए पेरेंट्स की बड़ी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करें। एग्जैक्टली। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों से कोई गलती हो जाती है ना तो उनको पता है कि जी अम्मी डांटेंगी या पापा डांटेंगे, तो वो फिर उस खौफ के आलम में फिर वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और कभी ऐसा हो कि बच्चे ने कोई गलती करी है वो बता दे घर पर आकर और आप उसको इनकरेज करें, ठीक है बेटा आपसे गलती हो गई लेकिन आइंदा ये गलती मत करना, तो इससे मतलब मुआशरे में बड़ी अच्छी तब्दीली आ सकती है। और सेहत के बारे में तो हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर देखें ना मतलब सबसे बड़ी नेमत आपकी जो सेहत है, बिल्कुल। अगर आपने सेहत के बारे में जानना है तो कोशिश करेंगे आपके घर के या ऑफिस के करीब हॉस्पिटल हो ना, तो आप ज़रूर विज़िट करें वहाँ पर, तो आपको ज़िंदगी की नेमत का पता चलेगा कि लोगों को ऑक्सीजन लगे हुए, आपको कितनी बीमारियों से महफूज कितनी बीमारी, एक छोटी सी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, यानी कि आपके हलक में भी कोई एक छोटा सा कोई चीज़ फंस जाए तो आपको इतना इरिटेट होते हैं, आप सांस नहीं ले सकते, तो हॉस्पिटल मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर कोविड में देखे ना सर, कोविड में क्या हुआ था जी, तो कितना मतलब जब ये वायरल इन्फेक्शन फैला था तो हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर आपको इस नेमत का अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी नेमत है और लोग किस तरह जो है वो आर्टिफिशियल उनको जो है वो मतलब ब्रीथिंग दी जा रही होती है, ऑक्सीजन लगे हुए होते हैं या कहीं भी कोई भी बीमारी है, तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ मुझे सारी चीज़ें छोड़नी चाहिए और मुझे अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। ताबिश, कुछ लोगों का इशू होता है कि किसी ने वेट गेन करना है और किसी ने जो है वो वेट लॉस करना है, तो कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि बस हम आएँ और आप हमें कोई ऐसी सप्लीमेंट दें कि मतलब विद इन ए वीक या 15 डेज आपका वेट जो है वो कम हो जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ग्रेजुअली चीज़ें करने से एक लॉन्ग रन भी होता है और उसके मतलब एक मैं ये कहूँगा कि इससे अच्छी तो और कोई बात है नहीं, तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप हमारे नाज़रीन को जो है इस पर रोशनी डालें। शाह साहब, जो भी ये सप्लीमेंट्स वगैरह हैं ये कोई मैजिक पिल नहीं है। आपने जो मतलब वेट लॉस करना है या गेन करना है तो आपको पूरा एक साइकिल है उसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग भी आ गई, उसके अंदर आपकी डाइट भी आ गई, उसके अंदर आपकी स्लीप भी आ गई, उसके अंदर आपकी वाटर इनटेक भी आ गया, तो सब कुछ आपको लेके चलना पड़ेगा। सप्लीमेंट कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है, आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट में जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है वो प्रोटीन पाउडर होते हैं, जिसको नॉर्मल डब्बे कहते हैं, अक्सर कि डब्बा ले लिया, डब्बा ले लिया। जो प्रोटीन पाउडर है वो आप ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा यही होता है अपने स्टूडेंट को भी और जो आपके नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी, जो लड़के यंगस्टर हैं और मतलब प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हैं उनके लिए, सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि आप हेल्दी वे में जाएं, नेचुरल वे में जाएं और डाइट को अपने आप प्रॉपर करें। अगर आप डाइट अपनी 4 या 5 मील पर डे ले लेते हैं तो आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा फ़ायदा जो है इसका ये है कि ये आपको कॉस्ट में भी कम पड़ेगी डाइट। सप्लीमेंट वो एक कॉस्टली पड़ेगा आपको। सप्लीमेंट जो है वो उस सूरत में दिया जा सकता है कि आपकी टाइम मैनेज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं सारा दिन जिम में होता हूँ। अब मैं जिम में हूँ तो मैंने जैसे
3 या 4 घंटे के बाद अपना प्रोटीन इंटेक लेना है, मील लेनी है प्रोटीन की, और मेरे पास किचन अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरी मजबूरी है, तो इस वजह से मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ता है, सप्लीमेंट की तरफ, क्योंकि सोर्स ऑफ प्रोटीन तो मैंने प्रोटीन इंटेक करना है, तो इसके लिए मैं प्रोटीन इंटेक करता हूँ सप्लीमेंट के थ्रू। अदरवाइज़ ये है कि आप अपनी डाइट को फोकस रखें, डाइट को मेंटेन रखें, तो आपको कोई किसी किस्म के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सप्लीमेंट अगर आप लेते भी हैं, वेट लॉस की जहाँ तक बात की, वेट लॉस करने के लिए भी, उसके लिए भी आपने डाइट करनी ज़रूरी है। कोई ऐसा जादू नहीं है कि आपने कोई गोली ले लिया, कोई इंजेक्शन ले लिया तो आपका वेट कम हो जाएगा। क्योंकि जो जिम ट्रेनर हैं, मतलब कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं कि आप ये सप्लीमेंट ले लें, आपका वेट कम हो जाएगा। अदरवाइज़ जब आप एग्री हो जाते हैं तो उन्होंने भी आपको सबसे पहले डाइट प्लान ही देना है, ट्रेनिंग प्लान ही देना है, उसके बगैर आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। तो पहले आप जो करना है वो कर लें, हो सकता है आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। जो चीज़ आपने 6 महीने में, 8 महीने में अचीव करनी है, वो आप 2 महीने में अगर अचीव करते हैं, तो जितनी जल्दी आप अचीव करेंगे उतनी जल्दी उसके रिज़ल्ट जाएंगे भी, दोबारा तो वेट भी बढ़ जाएगा। तो ईजी होके करें, बिल्कुल रिलैक्स होके करें, डाइट से करें, ट्रेनिंग से करें, तो सप्लीमेंट की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि आप रूटीन बेहतर कर रूटीन लें, तो बेहतर उससे करें। आपका सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है। अतर आप भी मतलब क्या आपकी फिजिक्स शुरू से ऐसी थी या आप हेल्दी थे, क्या आपने बॉडी बनाई, मतलब थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे नहीं, में? मेरी बिल्कुल शुरू से ऐसी नहीं थी, बहुत स्लिम था मैं, बॉडी शेमिंग होती थी बहुत, इसी वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया था कि मैं थोड़ा हेल्दी हो जाऊँगा तो बॉडी शेमिंग वगैरह कम होगी, कि मैं बहुत पतला होता था। इस वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया, अपने आप को मोटिवेट किया। तो जब से जिम ज्वाइन किया 2018 से, तो अभी तक मैं कर ही रहा हूँ। दैट्स गुड। तो 2018 से आपने जो है वो जी, जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन किया आपने। तो दुबई में भी आप रेगुलर इसी तरीके से जिम जाते जी, हैं फिर? दुबई में भी रेगुलर। ओके। कोरोना में बीच में क्योंकि जिम्स वगैरह बंद थे तो तब थोड़ा स्टॉप हुआ था, बाकी रेगुलर। ठीक है। और फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर तो अभी यही है कि अपने जो अर्निंग का है, ट्रेडिंग वगैरह में मैं ज़्यादा ट्रेडिंग में फोकस करता हूँ अपना, इसमें फोकस करने, और साथ में अपना ये चैम्पियनशिप जो चलती रहती हैं, अभी नेपाल में आएगा, फिर कभी कोयटा में, इंटरनेशनल लेवल पर जाके हमेशा जो है ना विन करने, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। जी, बड़ी खुशी होती है हमारे नौजवान जब आते हैं, हम देखते हैं हमारे शो के अंदर हम बहुत से लोगों को ऐसे को बुलाते हैं जिनकी एज इतनी कम होती है लेकिन वो बहुत बड़े बड़े टास्क पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी फीमेल भी आई है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनकी एज बहुत कम है। न्यूरोलॉजिस्ट हम देखें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि उनकी एज इतनी कम है लेकिन वो माशाल्लाह जो उनकी नोबल कॉज जॉब है। तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें अगर हमारे पाकिस्तान में नौजवानों के अंदर अगर चीज़ें आ जाएं तो फिर हमारा जो एक पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान का वो भी आगे जा सकता है। और यकीनन जब हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, चीज़ें बेहतर होंगी, तो हमारे यहाँ गुर्बत भी कम होगी। तो ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अगर एक मॉर्निंग शो कर रहे हैं तो हमारे इस शो के तवज्जुह से लोगों में जो है एक तब्दीली आनी चाहिए, एक पॉजिटिव तब्दीली आनी चाहिए, और उसके लिए हम अपना भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर आए थे तो उन्होंने हमारे शो के लिए और मुझे कहा, उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लेकर आ रही थी और वो आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो कौवे ने कहा कि भाई तेरी इस चोंच से इतनी बड़ी आग लगी हुई, तो इस चोंच से तेरे इस पानी से आग क्या बुझेगी? तो उसने कहा रोज़ क़यामत जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि भाई तूने अपना क्या किरदार अदा किया, तो वो कहेगी भाई मैंने अपनी जितनी चोंच तूने मुझे दी थी उस चोंच का मैंने फ़ायदा उठाते हुए अपनी कोशिश पूरी की। तो उन्होंने कहा आप जो एफ़र्ट लगा रहे हैं इस मुआशरे में, एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव इमेज लेकर आ रहे हैं, लोगों को एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको जो अल्लाह ने जितना भी मतलब एक स्पेस दिया, जो मौका दिया, तो आप अपना रोल बड़े अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं कि सोसाइटी में तब्दीली आए। तो बाकी भी लोग फॉलो करेंगे तो ग्रेजुअली वो कतरा कतरा दरिया बनता है ना, कहते हैं ना एक कतरे से पत्थर नहीं टूटता, लेकिन ग्रेजुअली अगर उस पर पत्थर पे पानी गिर रहा हो तो वो पत्थर भी टूट जाता है। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि जी मेरे एक से क्या होगा, लेकिन जब हम ग्रेजुअली सब यही सोचेंगे तो तब्दीली आ चुकी होगी। तो हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ लोग मीठे का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ास तौर पे ये जो प्रोसेस वाली शुगर होती है, इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें
कि उसको हम कितना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसको जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ही हमारी सेहत बेहतर हो सकती है, हमारी बॉडी में इतना ही जो है वो आप ये कहने हैं कि आपके स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आपकी। अच्छा, एक नेचुरल शुगर होती है, जैसे कि आप आम खा रहे होते हैं, केला खा रहे होते हैं, चीकू खा रहे होते हैं, कहते हैं कि इससे तो इतनी शुगर अगर आप नॉर्मल हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस वाली शुगर है उससे ही आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है। उस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन जी बिल्कुल। जानना चाहेंगे। जो रिफाइंड शुगर है, वाइट जो आपके पास शुगर होती है, तो ये गन्ने से मोलेसिस निकाला जाता है और फिर गुड़ बनता है, फिर उसको रिफाइंड किया जाता है, फिर ये शुगर आपके पास आती है, केमिकली प्रोसेस होकर आती है। तो इसको कहते हैं कि ये वाइट पॉइजन है। और इसी तरह सॉल्ट को भी कहते हैं कि वाइट सॉल्ट और वाइट शुगर दोनों जो है ये वाइट पॉइजन है। तो कोशिश करें कि आप शुगर का इस्तेमाल करें ही नहीं, और आपको जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिल रहा है रोटी के ज़रिए, राइस के ज़रिए, वो काफ़ी होता है। बाकी फ्रूट्स आप लें, दिन में एक कोई भी फ्रूट आपको, एक हेल्दी इंसान को खाना चाहिए ज़रूर। और जो डायबिटिक वाले हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स खा सकते हैं। तो फ्रूट्स में जो शुगर होती है, देखिए हर चीज़ को एतदाल में खाना ज़रूरी है। फ्रूट्स में ग्लूकोज भी शुगर है और फ्रक्टोज भी शुगर है, लेकिन अगर आप कोई भी फ्रूट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में लेते हैं तो वो भी आगे जाकर नुकसान करता है। सो हर चीज़ आप एतदाल में लें। हेल्दी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ जो है वो ओवर कंज्यूम या ओवर ईट कर सकते हैं। वही ओवर ईटिंग जो है ना आपको आगे जाके कोई ना कोई बीमारी लगा सकती है। सो हर चीज़ को पोर्शन कंट्रोल में, एतदाल में आप लें। लेकिन वाइट शुगर जो ये रिफाइंड शुगर है, इसको तो नो करें, इसको क्रॉस लगाएं। और वाइट सॉल्ट को भी आप क्रॉस लगाएं। और कोशिश करें, गुड़ खा सकते हैं, चाय में भी कोशिश करें कि गुड़ ले लें या हनी ले लें। शहद में भी तकरीबन 85% जो है वो नेचुरल जो है वो शुगर मौजूद होता है। सो वो बेटर है इस रिफाइंड से। रिफाइंड जो है वो केमिकली प्रोसेस है, इसको अवॉइड करें। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हमारे यहाँ मिलावट का भी तो एक बहुत बड़ा इशू है कि लोग पैसा कमाने के लिए लोगों की ये जिंदगी तो से खेलते हैं। शाह साहब एक बहुत ही बड़ा इशू है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कंटेमिनेशन है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में भी कंटेमिनेशन है। अभी पिछले साल मैंने अपने चैनल अवेयरनेस ट्यूब पे वीडियो भी बनाई थी कि जो एग हैं वो भी फेक एग भी हैं और रियल एग भी हैं। फेक एग्स में ये लोग इंजेक्शन लगा देते हैं पोटैटो से स्टार्च लेके और राइस का स्टार्च लेके। सो उसकी भी पहचान है कि आप जब उसको तोड़ें तो आपका एग जो है ना जर्दी के साथ आपका आना चाहिए। मतलब अगर वो टूटी हुई जर्दी के साथ आ रहा है या लिक्विड है तो वो फेक एग है। सो हर चीज़ में कंटेमिनेशन है। सो आप प्योर चीज़ें, देसी चीज़ें, ये एक आपके अंदर एक इतनी अवेयरनेस और एक जजमेंटल एक इंट्यूशन भी होना चाहिए कि आप ऑर्गेनिक, रियल, नेचुरल चीज़ों को पहचान भी सकें और वो कंज्यूम कर सकें। और इसमें हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में फूड डिपार्टमेंट तो है, चेक करती इस पे है। हम अरबों रुपए जो है वो डिपार्टमेंट पे लगा रहे होते हैं, बट चेक एंड बैलेंस हमारे यहाँ नहीं है। आज भी अगर हम एक ढाबे पे जाते हैं तो वो कौन सा जो है वो घी इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे कौन बड़ा सा ऑयल issue इस्तेमाल oil कर का रहे है, हैं, बिल्कुल। जो लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। और अच्छा, वो अवेयरनेस की भी recycle, जरूरत है। वो वही यूज कर रहे होते हैं। आप देखिए उनका ऑयल कुक होकर वो ब्लैक कलर का हो जाता है, मगर वो उसको चेंज नहीं करते। यही हाल जो है वो जो चाय बनाते हैं ये जो होटल्स पर, तो वो सुबह की जो पत्ती डली होती है वो रात तक चल रही होती है। उसको पीने के बाद इतनी सीवियर एसिडिटी होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये बड़े मसले हैं। एक और चीज़ भी मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया कि जो फिश बना रहे होते हैं ना, तो ऐसे मैंने उनसे पूछा कि यार ये जो कौन ऑयल सा है ऑयल है? तो कब चेंज करते हैं? बोला हम 1 हफ्ते बाद या 5 दिन बाद, 6 दिन बाद चेंज बताएं। करते हैं। अब उसी में वो फिश बना रहे हैं, इवन पकोड़े, समोसे। नॉर्मली आप कहीं जाते हैं तो वो ऑयल जो है वो नुकसान 1 और करता है। 2 टाइम यूज हो सकता है, बिल्कुल उसके बाद उसको आपने डिस्ट्रॉय करना है, उसको आपने फेंकना है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ वो 1 हफ्ते तक उसमें फिश बन वही रही है, नुकसान समोसे बन करता रहे है हैं, पकोड़े actually। बन रहे हैं, तो वो तो आप एक बहुत तरीके ज्यादा जहर नुकसान अपने अंदर ले रहे हैं। जहर है। उसमें ऊपर एसिड्स बन जाते हैं उसमें, जो कि आपके ऑक्सीडेटिव स्पीशीज होती हैं, ये बॉडी में जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करते हैं। जी, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो मतलब आप सर्वे Check and करें, balance विजिट करें, रखें। चेक एंड बैलेंस रखें, लोगों पे फाइन करें, और एक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है।
और हमारी जो एनजीओज हैं उनको भी आने की आगे ज़रूरत है कि वो लोगों में एक अवेयरनेस दें कि भाई ये जो आप ऑयल है इसको आप 1 टाइम 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, देन इसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो नुकसानदायक है। ओवरकुक नहीं और जो करें हमारे यहाँ तो। आजकल हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं उसकी ये कॉज ये भी है कि हमें पता ही नहीं है ना, हमने लिए समोसे लिए खा रहे हैं, हमने लिए पकोड़े हम खा रहे हैं, हमने कहा जी हमने फ़िश ले ली हम खा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो बना किस में है, वो ऑयल कौन सा है। और आजकल आपको पता है हमारे यहाँ ऑयल भी किस तरीके से और घी किस तरीके से जो है उसकी प्रोडक्शन हो रही है। तो ये फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो है Quality of food जो है लोगों वो- को होटल जितने भी हमारा रेस्टोरेंट्स हैं ढाबे हैं इनको चेक करें। तो मुझे तो कहीं भी फूड अथॉरिटी नज़र नहीं आती, टू बी फ्रैंक, मतलब अगर मैं ये बात करूं तो ताबिश हमारे यहाँ कुछ लोग जैसे कि मेरी फिज़िक्स अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत फिट हूँ और सही है। तो अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे जिम जाने की ज़रूरत क्या है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो फिट हूँ। तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जो हमारे लोग फर्स्ट टाइम या पहले दिन जिम आते हैं और वो पहले दिन ही जो है वो जिम में इतनी हैवी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इस पे मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन शाह साहब, सबसे पहले जो आपने बात की कि आप या फिर माशाल्लाह कोई भी फिट पर्सन जिम की तरफ आता है तो ज़्यादातर लोग उसको यही सवाल करते हैं कि भाई आप तो फिट हैं, आपको जिम की क्या ज़रूरत है आपको? सही है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट को आपने सबसे पहले बदलना होगा कि जिम अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप पहले ही जिम ज्वाइन कर लेंगे, जैसे आपने कहा कि माशाल्लाह आप बिल्कुल फिट हैं और अभी आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप इस चीज़ का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि आपका वेट बढ़ जाए उसके बाद जिम जाए? ऐसा ही है। अभी अगर आप फैसला करते हैं जिम ज्वाइन करते हैं तो वो नौबत ही नहीं आएगी कि आपका वेट गेन हो और आपको वेट लॉस के लिए जाना पड़े। जिम एक हेल्दी एक्टिविटी है। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे मुल्क में जो स्पोर्ट्स है या फिर जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, कोई बची ही नहीं है फिज़िकल एक्टिविटी। तो जिम एक वाहिद रास्ता है कि आप जिसमें जाके आप पूरे दिन में 1 घंटा या फिर 45 मिनट फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसको आप ज्वाइन करें, क्योंकि जिम वेट लॉस का या वेट गेन करने का इंतज़ार ना करें। आप फिज़िकल एक्टिविटी को हेल्दी एक्टिविटी समझ के इसको शुरू करें। और हर पर्सन को मैं तो समझता हूँ कि जिम की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का इंतज़ार करने से बेहतर है कि जिम की तरफ चले। वो बहुत ज़्यादा बेहतर है आपके बजाय कि बिल्कुल। अक्सर होता यही है कि हम क्या करते हैं कि पैसा कमाने में लग जाते हैं। और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है मैंने उनको भी देखा है ये। और फिर होता है ये लास्ट में कि वो जो कमाया होता है वो अपनी हेल्थ पे जो है वो खर्च कर रहे होते हैं, फिर उनका डॉक्टर ख्याल रख रहे होते हैं, ना फैमिली मेम्बर उनका ख्याल रख रहे होते हैं, ना वो खुद रख पा रहे होते हैं। और जो कमाया होता है पूरी ज़िंदगी का सरमाया, आप देखें अक्सर लास्ट में तो हॉस्पिटल्स के बिल्स देखेंगे आप आजकल, तो मतलब हॉस्पिटल भी मैं ही कहूँगा कि मैक्सिमम जो है वो बिल ही बना रहे होते हैं। तो आप देखें लाखों करोड़ों रुपए आपके जो है वो चंद दिनों में महीनों में चले जाते हैं। तो बेहतर यही जो आपने बात की है कि आप बजाय के डॉक्टर्स आपका ख्याल रखें, आप अपनी ज़िंदगी का, अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। जी मैं कहूँगा आप भी थोड़ा सा बताएं, हेल्थ कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है? आपको प्राउड फील होता होगा यकीनन। जैसे कि आपने बोला कि आजकल लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन जो भी हैं अपने कमाने में लगे, बाद में वही पैसे अपने ऑपरेशन में लगाते हैं। जितने भी आजकल लोग, उनसे मेहनत होती नहीं है, तो वही पूरा काट पीट के अपने ऑपरेशन में गायनो, जो किसी को गायनो हो जाता है, किसी के फैट इतना बड़ा हुआ होता है, वही हॉस्पिटल में जो कमाया होता है वही दोबारा उन्होंने सब अपने ऊपर लगाया। तो उससे बेहतर यही है बंदा पहले ही जिम ज्वाइन कर ले, अपने आप को फिट रखे, अच्छी चीज़ें खाए। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें, और हकीकत है जब आप हॉस्पिटल जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेहत कितनी जो है वो एक बड़ी नेमत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि हम अक्सर जब अब नॉर्दर्न एरियाज़ में गया ना, तो वहाँ थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो आपको प्यास भी कम लगती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो पानी की जो अफादियत है मैं चाहूँगा कि वो भी आप थोड़ा सा बताएं कि एक दिन में एक आम इंसान को कितने गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है और ग्रेजुअली पीना चाहिए। बहुत से लोग आप देखें कि 1 गो में जो है वो 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी पी लेते हैं। तो इस पे मैं चाहूँगा थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो आप बताइएगा ज़रा। वाटर देखें,
हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है और बहुत सारे वाइटल प्रोसेस जो आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यू होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें वाटर जो है वो यूज़ होता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा होता है। वाटर अगर आप पीते हैं तो आप जो है एक तो आपकी स्किन भी अच्छी होती है, बॉडी हाइड्रेट होती है, बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी में से जो नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो भी वाटर के ज़रिए रिमूव आउट होते हैं। अगर आप वाटर कम पीते हैं तो ये सारे नाइट्रोजनस वेस्टेज और जो टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में जमा होते रहेंगे, जो फिर आगे जाकर आपको कोई ना कोई डिजीज़ क्रिएट करेंगे। और इसके लिए बेहतर है कि 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर आप ज़रूर पिएं। जब आपका मौसम ठंडा होता है तो आपको प्यास का एहसास नहीं होता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर जो है ना अपने साथ रखें बॉटल में, गर्म रहेगा, उसमें पानी हल्का नीम गर्म रहेगा, वो आप पीते रहें। नीम गर्म पानी चाइना के लोगों की सेहत का राज है, उनकी जो लाइफ का स्पैन है, वेलबींग है और उनकी जो लॉन्गिविटी का सीक्रेट है वो है ऑल डे लॉन्ग वो ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं। ये आपकी बॉडी के लिए इंतहाई बेहतरीन है और विंटर में तो हमारे पास बेस्ट चांस होता है। अच्छा, मेरे साथ तो खैर एलर्जी का इशू है, मैं आपको अपना बताऊं, मैं ठंडा पानी नहीं पीती और मैं बर्फ़ भी नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन और पीना भी नहीं चाहिए और इस्तेमाल भी नहीं ठंडा करना पानी चाहिए। जो है ना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। वो जो पहले का सिस्टम था ना, मटका और मिट्टी के बर्तन में पानी, वही बेस्ट है। और अगर आप सर्दियों की बात करें तो ल्यूक वार्म वाटर पिए, ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन भी रिमूव करता है, बॉडी को हाइड्रेट भी करता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है, नेचुरल ग्लो देता है। सो ये तो बेस्ट है और बॉडी से जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी जो है एलिमिनेट करता है। सो पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हर वक्त चल रहे होते हैं, सो उसके लिए वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। जी, पानी की तो अफादियत आपने बताई कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपकी ज़िंदगी में। तो 8 से 12 गिलास पानी जो है आपने ग्रेजुअली जो है पूरे दिन में आपने ज़रूर पीना है और थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं कह रहा हूँ, ग्रेजुअली पीना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक सांस में जो है वो 1 गिलास 2 गिलास पानी पीते हैं, वो भी नुकसानदा होता है। आप 1 सिप लें, 2 सिप लें, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर जब भी कोशिश करेंगे बोतल आपके सामने रखी हुई हो पानी की। तो ताबिश, एक चीज़ मैंने ये भी देखा है कि मैं खुद भी जिम करता रहा हूँ और अभी भी मैं रेगुलर वॉक करता हूँ और एक्सरसाइज भी रेगुलर करता हूँ मैं, तो मैंने देखा कि आपकी जो स्किन है वो भी ग्लो करती है। तो जिम से भी आपकी स्किन पे बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, स्किन का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो मैं इसको फिटनेस से थोड़ा ऊपर लेके बॉडी बिल्डिंग के ऊपर लेके जाऊँगा कि बॉडी बिल्डिंग में जो स्किन है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये समझ लें कि मतलब मुकाबले का हारना, किसी लड़के का जीतना स्किन पे मैटर करता है। तो मतलब इस लेवल तक जब स्किन मैटर करती है तो आप अगर फिटनेस से शुरू करें तो आपने शुरुआत वहीं से करनी है। स्किन के अंदर आपने ग्लो होना चाहिए, आपकी स्किन में फैट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपने वही बात आ गई कि शुरू से मेहनत करनी है। आपने जो न्यूट्रिशन है अपने वो पूरे रखने हैं। आपने ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना है, आपने वाटर का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा हेल्दी फैट का इस्तेमाल करना है। क्योंकि एक मिथ है बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस में कि फ़ैट का इस्तेमाल नहीं करना। फ़ैट का इस्तेमाल जब आप वेट गेन करेंगे जब भी करना है, और फैट का इस्तेमाल जब आप वेट लॉस करेंगे आपने जब भी करना है। गुड फैट का, गुड फैट आपने लाजमी लेने। तो ओमेगा 3 बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा सप्लीमेंट से भी आप ले सकते हैं या फिर आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन जो सोर्स है आप वो फ़िश के थ्रू ले लें, उससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा, जिससे आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, जो स्किन का फैट है वो भी कम होगा, और जो आपके दूसरे न्यूट्रिशंस हैं वो भी आपको पूरे मिलेंगे। तो डाइट को आपने मेंटेन रख के चलना है तो आपकी ओवरऑल फिटनेस, आपकी स्किन, आपकी जो फिटनेस है वो सब इन्हेंस करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मतलब ग्रेजुअली चीज़ों को अगर हम सबको मैनेज करके चलें और लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो आपकी हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको हम कहेंगे जी आप एक चीज़ ये कर लें तो ये हो जाएगा, बट तमाम चीज़ों को, ओवरऑल चीज़ों को साथ लेके चलें आप। मतलब वॉक भी करें, जैसे कि कार्डियो भी करें आप साथ में। कोई एक एक्टिविटी भी आप स्टार्ट आप मतलब इनिशियल कर लें, कोई एक एक्टिविटी से कर लें। ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जिम जाके वेट ही उठाना है।
आप कार्डियो भी कर सकते हैं। आप जिम भी नहीं आना चाहते तो आप ग्राउंड में कार्डियो कर लें, वॉक कर लें। और जो अपनी ईटिंग हैबिट है उसको आप कंट्रोल चेंज करें। जैसे कि जंक फूड अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो कम कर दें। वीक में अगर आप 4 डे ले रहे हैं तो 1 डे कर दें। ग्रेजुअली आप आहिस्ता 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 इसको आप करें तो इंशाल्लाह कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि हो नहीं सकता। लेकिन स्टार्टिंग में मेरा यही मशवरा है कि एकदम से बर्डन भी नहीं डालें अपने ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता करें। इंशाल्लाह एक दिन आप एक बड़ा अच्छा फार्मूला है कि आपने अगर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी है, फॉर एग्जांपल कि आप जंक फूड बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अतर ने कहा कि जी आप अगर कोई भी एडिक्टेड हैं, आप नशा कर रहे हैं, तो उसको छोड़ने का जो बेहतरीन फार्मूला है कि आप 1% अपनी ज़िंदगी में डेली जो है ना 1% की तब्दीली लेकर आएँ। तो वो ग्रेजुअली जब आप चीज़ें करेंगे ना तो आपको बर्डन भी नहीं होगा कि नहीं, मतलब देखें ना, एक दिन में तो आप कोई भी चीज़ नहीं चेंज कर सकते ना। कि अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, आप कहें जी मैं बिल्कुल आज से चाय नहीं पीऊँगा, तो वो वो भी आपको प्रॉब्लम मुश्किल कर होगा। सकती है। बट ये कि अगर आप 5 कप चाय पी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप 1 कप आज कम कर लें चाय 4 का, कप कर दें। तो वो 4 कप रह जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे आप कोशिश करें कि आप, या 1 हफ्ते बाद कोशिश करें कि वो 4 की जगह 3 और 3 की जगह 2 और 2 की जगह 1, और फिर अगर आप छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम जो है वो छोड़ नहीं सकते, तो ये अक्सर क्या मतलब इंसान की अंदरूनी कमज़ोरी होती है, क्या होता है कि अगर आप डिसीजन लेना चाहें, करना चाहें तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। वो नशों से इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि अब नशा नहीं उनको छोड़ सकता। वो तो छोड़ सकते, नशा नहीं उनको छोड़ सकता, क्योंकि उनको आदत हो जाती है। उनको नहीं मिलेगा, पागल होते हैं, लड़ाइयाँ करने लगते हैं, सब करने लगते हैं, क्योंकि अब नशा उनको बोलता है कि अब मुझे दो। तो वो छोड़ ही नहीं सकते बिल्कुल भी। जिनको आदत हो जाती है डेली पीना, डेली रात को सोने से पहले पीना, फिर उसके बाद उनको और भूख भी लगती है, और भूख के लिए और वो अपनी सेहत ख़राब क्या करेंगे, जंक फूड्स खाएंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे। तो घर पे तो इतनी रात कोई बना के देगा नहीं, तो वही बाहर से ऑर्डर करना। एक तो नशा है वो ख़राब, तो उसके बाद भूख अलग, वो भी ख़राब। मतलब हर तरफ से आप जी। समझो कि खराबी की तरफ ही जा रहे होते हैं, तो वो ये ग्रेजुअली हम कर सकते हैं सारी चीज़ें। जैसे शाह साहब एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, जैसे मैं एक जी। कंपटीशन की तैयारी पे हूँ। जी। वो तकरीबन मैं 6 महीने का मैंने टारगेट बनाया कि मैंने कंपटीशन 6 महीने बाद मैंने खेलना है। तो अब मैं स्टार्टिंग करूँगा वेट गेन से, क्योंकि मैंने अपने मसल को गेन करना है। तो उसके अंदर मैंने कार्ब भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, फैट भी लेना है। तो इस तरीके से मैं अपनी मतलब प्रिपरेशन को स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे लास्ट का हमारा पीरियड होता है 40 दिन का या 50 दिन का, तो उसमें हमने कार्ब और फैट को कट करना होता है। तो ऐसा नहीं करते हम भी, एज अ प्रोफेशनल होके भी हम ये नहीं करते कि जैसे हमारे कंपटीशन में 40 दिन रह गए तो 41 डेज तक हमने ये वाली डाइट फॉलो की और 40 दिन में फ़ौरन से हमने डाइट चेंज कर दी। हम इसको भी ग्रेजुअली करते हैं। और कार्ब भी थोड़ा ज़रूरी थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा कार्ब करके कम करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके फैट कम करते हैं। इस तरीके से हम एज अ प्रोफेशनल होके भी हम एकदम से कट नहीं कर देते कि एक डाइट चेंज करके दूसरी डाइट के ऊपर आ गए। हम भी तकरीबन 15 से 20 दिन लेते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करने में, ताकि हमारी भी आदत हो जाए। क्योंकि अगर हम भी जैसे वेट गेन की डाइट पे चल रहे हैं तकरीबन पिछले 4 महीने से, और नेक्स्ट 2 मंथ हमने वेट लॉस करना है, क्योंकि मसल्स दिखाने होते हैं, उसके अंदर हमने स्किन को भी अपनी टोन अप करना होता है, मसल्स को भी अपने टोन अप करना होता है, फैट बिल्कुल बॉडी से निकालना होता है, एंड में तो हमने वाटर को भी बिल्कुल बॉडी से Intake। फ्लश आउट करना होता है। तो हम एज अ प्रोफेशनल हो के भी ये नहीं करते कि एकदम से हमने कट कर दिया। हम भी Gradually। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली करते हैं। अब जैसे हमें पता है कि हमने 45 डेज या 50 डेज की साइकिल चलानी है कटिंग फेज की, तो हम ये करेंगे कि उससे 15 दिन पीछे जाएंगे, सही है, 60 डेज पे चलेगा। तो उससे हम कार्ब अपना कट करना शुरू करेंगे, फैट कट करना शुरू करेंगे। जैसे हम अपने टारगेट पे जब आ जाएं 40 दिन में या 30 दिन में, हम 100% अपनी प्रॉपर डाइट प्लान के ऊपर आ जाएं। बहुत अच्छा आपने कहा। अच्छा, मैं चाहूँगा कि लास्ट में हमारे नाज़रीन को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। तो मैसेज तो यही है कि हेल्दी रहें, फिट रहें, और कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी करें। लाजमी नहीं है कि आपने जिम जाना है और वेट उठाना है, या फिर वेट लॉस के लिए आपने लंबा लंबा कार्डियो करना है, या फिर डाइट की जहाँ तक बात है तो डाइट करनी है, आपने फाका नहीं करना, सही है ना। ये एक मिथ है कि डाइट कर रहे हैं तो सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, तो ये फाका होता है, डाइट नहीं होती। हेल्दी फूड लें, आप खाएं, मतलब दिन में 3 दफ़ा मील लें, या छोटे छोटे पोर्शन में 4 दफ़ा वर्कआउट करें, मतलब मील आप सब लें। वर्कआउट करें, अपनी लाइफ को चेंज करें। और इंशाल्लाह जब आप माइंड बनाएंगे ना अपना कि मैंने अपने आप को चेंज करना है, तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा, और इंशाल्लाह आपको लाजमी चेंज होगा। जी बिल्कुल, अच्छा मैसेज दिया आपने।
जी अतर अब्बास, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को? आप यंग हैं तो हमारे यूथ को ख़ास तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो खास तौर अपने दोस्तों को भी देना चाहूँगा कि वो मेरे साथ मेरे साथ जिम बिल्कुल, ज्वाइन करें, ऐसे सारे ही है। सारे जो भी नशे हैं सब छोड़ के अपने जिम में फोकस करें, अच्छी चीज़ें खाएं और अपना स्टेमिना भी बढ़ाएं, क्योंकि स्टेमिना 1 किलोमीटर वॉक करवा लो वो नहीं होगा उनसे कि सांसें फूलने लग जाती हैं। जी तो बिल्कुल। अपना स्टेमिना मजबूत करें और अच्छी चीज़ें खाएं और साथ में वर्कआउट जिम ज्वाइन करें, फिर फिट रहेंगे। जी अतर अब्बास, आपने भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया हमारे यूथ के लिए ख़ास तौर पर, और दोस्तों को भी आपने जी। मैसेज दिया। जी डॉक्टर मारिया यूसुफ, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर, जैसे कि आपने शुरू में स्टार्ट किया था, तो मैं एक छोटा सा मैंने एक नज़म लिखी थी कि आज एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान जो है वो अमन का सफ़ीर है पूरी दुनिया में, और यहाँ का हर शहरी जो है वो अमन का सफ़ीर है। तो मैंने एक कपलेट शेयर करती हूँ अपनी नज़म का कि हम अमन के सफ़ीर हैं, हम पाकिस्तान के फ़ौजी हैं, हम अमन के सफ़ीर हैं। जब दुनिया जंग में घेरी है और बारूद की आग फैली है, हम अमन के पैगंबर बनकर दुनिया को मिलाने आए हैं। क्या बात है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम अमन के सफ़ीर हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस टेररिस्ट अटैक को जो है वो कंडेम करता है स्ट्रांगली। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है अमन का गहवारा बनाए, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हमेशा। ईट हेल्दी फॉर बीइंग हेल्दी। आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, और मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो हुकूमत है उसको भी चाहिए कि हमारे जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उस पे फोकस करें, ताकि देखें मतलब अब अगर मैं अमेरिका और ईरान की जंग की बात करूं तो एंड क्या है कि टेबल टॉक पर वो आए, बिल्कुल, डायलॉग और इज द उसमें जो सॉल्यूशन। सालिसी का किरदार अदा किया वो पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। और फिर वो जंग रुकी बिल्कुल। और पूरी दुनिया ने जो है वो एक सुख का सांस लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उस पर फोकस करें और टेबल टॉक करें उनके साथ, जहाँ तक हम कर सकते हैं बातचीत को बढ़ाएं आगे, और सियासी तौर पे भी हम लोगों को आगे लेकर आएँ, क्योंकि जो सियासी पार्टियाँ होती हैं वो लोगों के करीब होती हैं, तो वो लोगों के इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह ताला हमें इस जो एक ये कि मूजी दहशतगर्दी की प्रॉब्लम से भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है छुटकारा पा सकते हैं। नाजरीन, आज का शो को अगर मैं सम अप करूं तो सेहत एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको बाज़ार से ख़रीद नहीं सकते। इस सेहत का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो यकीनन फिर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखेंगे, आप उनसे प्यार करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे। लास्ट में मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली अतर अब्बास आपका, हसन ताबिश आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मारिया यूसुफ आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन हमारे नाज़रीन ने इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में 1% भी तब्दीली आई तो इसका मतलब है कि हमारे शो का जो है मकसद जो है वो हमें हासिल हो गया और हमें इसकी कामयाबी समझो मिल गई। तो रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह कल फिर सुबह आपसे मुलाकात होगी 10 से 12 बजे लाइव शो में। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। जब तक के लिए मैं कहूँगा कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।